हाय, सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ऑलमोस्ट हमारी ये हाफ प्लेलिस्ट खत्म होने पे आई है एंड जल्दी जल्दी सारी के सारे चैप्टर्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। सो रही बात नोट्स की, सो नोट्स आरजी लेक्चर्स ऐप एंड वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। बीच में सीरीज पॉज थी तो इस वजह से नोट्स आपको नहीं दिखे होंगे, बट सारे के सारे अवेलेबल हैं। बोट्स 2026 करके एक कोर्स है, उसके अंदर आपको एवरग्रीन सीरीज के भी नोट्स दिखेंगे, जो हमारी ये फेमस सीरीज है फॉर फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग या फॉर प्रॉपर वन शॉट। एंड ये जो हमारी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर की सीरीज है, आपको इसके नोट्स भी वहीं फोल्डर में दिख जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। साथ ही साथ वाइवा की भी, फिजिक्स प्रैक्टिकल की भी हमारी ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। बात करें वेव ऑप्टिक्स के बारे में, मैं आपको एक बात बता दूं, वेव ऑप्टिक्स ना पूरा चैप्टर आपको करना ही नहीं है। ओके, वेव ऑप्टिक्स आधा चैप्टर ही लायक है बोर्ड एग्जाम्स के, पूरा चैप्टर लायक ही नहीं है। कोई बोलेगा सर क्या बोल रहे हो, ये लायक, आप खुद रिस्पेक्ट करते हो इस चैप्टर की, आप बोलते थे ये चैप्टर आपका वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। यस, चैप्टर फेवरेट है ना, अभी हम बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो लिखे ही नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायफ्रैक्शन, आप डायफ्रैक्शन में a sin थीटा इज इक्वल्स टू दी n लैम्डा, ओके, a sin थीटा इज इक्वल्स टू दी 3n+1 लैम्डा 2n+1 लैम्डा बाय 2, आप समझा नहीं सकते हो। सो डायफ्रैक्शन आप समझा ही नहीं सकते हो कि वो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज कैसे आई, आप थ्योरी इंग्लिश में उतना लिख नहीं सकते हो, सेटिस्फैक्टरी आंसर आपका नहीं बनेगा। ओके, हाँ, ये पूछा जा सकता है फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन क्या है, जो ऑलरेडी आज हम कवर करने ही वाले हैं। उसी प्रकार से जो लास्ट का पार्ट है पूरा का पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड, वो भी उतना सेटिस्फैक्टरी टेक्स्ट बुक में ही नहीं दिया है, तो आप समझाओगे कैसे। तो वेव ऑप्टिक्स ये चीज मैंने आपको बोल दी। अब हम देखते हैं 3 साल के पीवाईक्यूज में, तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपके क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं। ओके, सो 1 2 3 यहाँ पर पीछे आएंगे तो साथ ही साथ 4, सो आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ से एक्सपेक्टेड हैं, बिकॉज चैप्टर में थ्योरी लिखने के लिए पूरा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा ही पार्ट है। सो आते हैं, थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं इन न्यूमेरिकल्स को भी, बट अभी स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरी पार्ट। सो लेट्स गो। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होते हैं। सो देखो, हुइजन ने एक प्रिंसिपल बनाया था, सबसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वही है, हुइजन्स प्रिंसिपल या हुइजन्स की जो कमेंट्री थी। बट उससे पहले एक बेसिक आ जाता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये वही स्कूल वाले डेफिनेशंस हैं आपके। प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जो अपना लाइट एमिट करते हैं, क्या करते हैं, अपना लाइट एमिट करते हैं, एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ओके, अब वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। ओके, 3 प्रकार के, जैसे सबसे पहले पहले यहां पर आ जाता है हाई टेम्परेचर के वजह से लाइट एमिट करना। सो हाई टेम्परेचर के वजह से बेस्ट एग्जांपल हो जाता है सन का। दूसरा आ जाता है आपका करंट के वजह से, सो करंट के वजह से लाइट एमिट करना, इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है आप लोगों का मोबाइल फोन या फिर एक बेसिकली टीवी। थर्ड हो जाता है किसी केमिकल रिएक्शन के वजह से प्रिपेयर करना, लाइट प्रोड्यूस करना, सो उसमें आ जाते हैं आपके जुगनू, आपके फायर क्रैकर। सो दैट इज द बेसिक्स यहाँ पर फंडा। सो 3 टाइप के प्राइमरी सोर्सेस होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेस क्या है, सेकेंडरी सोर्सेस वो सोर्सेस हैं जो लाइट उनके ऊपर गिरती है एंड फिर रिफ्लेक्ट होती है, तभी ही आप उनको देख पाते हो। एंड 99% ऑफ द दुनिया आपकी सेकेंडरी सोर्सेस पे ही आधारित है। सो ये ऐसे सोर्सेस हैं जो खुद की लाइट तो प्रोड्यूस नहीं करते, जो जो एग्जाम में लिखने वाले कीवर्ड्स हैं यहाँ पर मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं, बट उनके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होती है या स्कैटर होती है, तभी ही हम उनको देख पाते हैं। इसमें आ गया आपका मून, इसमें आ गए आपके इंसान, आ गए आपके पौधे, सारी बेसिक चीजें, एनिमल, सब हम इसके अंदर ही लाई करते हैं। चलिए, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं वेव फ्रंट। सो वेव फ्रंट क्या होता है, क्या उसका प्रॉपर्टी है, शेप कैसा होता है, एंड वगैरह वगैरह। सो लेट्स सी। देखो, वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है। वेव फ्रंट का मतलब जो बेसिक डेफिनेशन होता है, समझो मेरा एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अगर एक बल्ब मैंने रखा है, सो बल्ब सारी जगहों पे रोशनी देगा, मुझे रोशनी वो यहां भी देगा, मुझे रोशनी यहां भी देगा, रोशनी यहां भी देगा, रोशनी नीचे भी देगा,
हर जगह मुझे वो रोशनी देगा। बट जो डायग्राम मैं बना रहा हूं उस डायग्राम को देख के कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, कोई भी बोलेगा सर ये क्या बनाया है आपने। ओके, तो हम लोग ऐसे शैबी और मेसी डायग्राम्स फिजिक्स में बनाना प्रेफर नहीं करते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसा काम करते हैं कि हम एक सर्कल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। या फिर सर्कल नहीं कह के आप ऐसा बोलो, मैं सेम डिस्टेंस पे पॉइंट्स को बनाते जाता हूं। क्या बनाते जाता हूं, सेम डिस्टेंस पे पॉइंट्स को यहां पर बनाते जाता हूं। सो आप लोगों को पता होगा कि लाइट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है सेम टाइम में, राइट? ऐसा नहीं है कि लाइट वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ ज्यादा स्पीड से जाएगी, एक्स एक्सिस पे स्लो स्पीड से जाएगी, नहीं। तो ये सारी की सारी पॉइंट्स मेरी क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, तो लाइट लेफ्ट साइड भी 1 मीटर उतने समय में ही पहुंचेगी जितने समय में लाइट राइट साइड 1 मीटर पहुंचेगी। लाइट मेरी नीचे 1 मीटर उतने समय में ही पहुंचेगी जितना ऊपर 1 मीटर समय में पहुंचेगी। तो हम कहते हैं ये सारी की सारी पॉइंट्स क्या है, मेरी सारी की सारी जो मेरी पॉइंट्स हैं वो सब हैं यहाँ पे एक ही फेज में। क्या है, एक ही फेज में, और इसी को कहते हैं हम वेव फ्रंट। सो द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस का मतलब हो जाता है एक प्रकार से टेम्पलेट। ओके, एक प्रकार से कैसे एक सांचा होता है मोदक बनाने का, कि बस आपको मोदक का मटेरियल डालने की देरी है, बाकी तो पूरा का पूरा आपका मोदक का शेप वो खुद ही बना देता है। सो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम फेज। सो यहाँ पे फेज वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो समय के बिना तो आप कोई भी चीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बस अभी वही है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सो वेव फ्रंट के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन क्या होता है, सो वेव फ्रंट के जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन होता है वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, हमेशा होता है परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल अभी ये वेव फ्रंट है, सो नेक्स्ट वेव फ्रंट कहां बनेगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट हमारा बाहर की तरफ बनेगा। सो बाहर की तरफ मतलब आपका परपेंडिकुलर। ओके, सो आप हमेशा 90 डिग्री की यहाँ पे लाइंस बनाते हो जब जब आपको प्रोपोगेशन का डायरेक्शन बताना होता है। सो वेव फ्रंट पूरा डिटेल में 25 मिनट का मेरा ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया है। सो जिनको वेव फ्रंट पता ही नहीं है क्या होता है वो एवरग्रीन सीरीज से अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हो जाते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। सो टाइप ऑफ वेव फ्रंट हमारे कुछ ऐसे हो जाते हैं कि अगर मेरा पॉइंट सोर्स है, सो पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है वो होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, अगर मेरा लाइन सोर्स है, सो मेरी जो लाइट है वो एक प्रकार से लाइन सोर्स है, या फिर हम कहते हैं सिलेंड्रिकल सोर्स है। तो सिलेंड्रिकल सोर्स से हमको मिलता है यहां से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। एंड तीसरा एंड जो लास्ट टाइप हमारा हो जाता है वो हो जाता है हमारा, बोलिए तीसरा एंड लास्ट टाइप यहां पर कौन सा हो जाता है, सो हो जाता है अगर रेज मेरी इंफिनिटी से आ रही है। सो अगर रेज मेरी यहां पे इंफिनिटी से आ रही हैं तो जो वेव फ्रंट होता है उसको कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमें सिर्फ लिखनी है यहां पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसमें आप हुइजन्स का थोड़ा सा प्रिंसिपल डाल सकते हो, ज्यादा मार्क्स के लिए आया है। तो हुइजन का प्रिंसिपल क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। ओके, ह्यूजन का प्रिंसिपल कहता है एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट की जो हर एक सिंगल पॉइंट है, सो एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ, come on, every point on a wavefront behaves as a secondary source of light. Okay, so behaves as a secondary source of light. Okay, emitting wavelet in all direction. So emitting wavelets in all the direction. अब इसका एक फायदे वाली बात है, एक नुकसान वाली बात है, मैं आपको दोनों बताता हूं। So emitting wavelets in all direction, फायदे और नुकसान वाली बात क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो ये ना एक ज्योमेट्रिकल टाइप टॉपिक है, सो आपको ज्योमेट्रिकल टाइप इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे बन रही है, कौन सी चीज क्या हो रहा है। बट अफसोस ये है कि सारे स्टूडेंट्स का उतना आईक्यू नहीं रहता है कि इस लेवल पे आके वो फिर से ज्योमेट्री का कुछ समझ पाए। तो इस वजह से टॉपिक उनको अच्छा ही नहीं लगता है, उनको लगता है अरे यार ये क्या टॉपिक है। बट इसका फायदा ये है कि बोर्ड एग्जाम में कोई आपके ऊपर ऐसा खड़ा नहीं रहेगा कि आपने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करके वेव फ्रंट बनाया है या आपने रट्टा मार के वेव फ्रंट लिखा है या बनाया है। ओके,
सो इसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप नहीं भी किए तो इट्स ओके, बिकॉज वो आपको ऐसा कंपास से बनाना नहीं है एनीवेज, ठीक है। तो आप इसके लॉ को देख सकते हो। लॉ क्या कहता है? एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एमिटिंग वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है, समझो पानी में मैंने पत्थर डाला। पानी में मैं पत्थर डालूंगा तो आप लोग नोटिस करते हो कि अपना पानी का जो नेक्स्ट लेयर है वो कुछ इस प्रकार से आता है, राइट। पानी का नेक्स्ट लेयर कैसा आता है? पानी के अंदर मैंने पत्थर डाला तो मुझे बाजू में सर्कल नजर आता है। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल ही हमारा वेव फ्रंट होता है। क्या होता है? ये सर्कल ही यहां पर वेव फ्रंट होता है। बट हुइजन क्या कह रहा है? इस सर्कल पे जितनी भी पॉइंट्स होंगी, जितनी भी, वो खुद को एक सेकेंडरी सोर्स समझेंगे। कैसे होता है? घर पे अगर आपके मॉम डैड चले गए और आपके सिर्फ अभी छोटा भाई और छोटी बहन ही बैठी है, तो आपको लगता है तुम उसके बाप हो। ओके, सो यहां पर भी वही है, ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है। ये क्या है? ये है आपका प्राइमरी वेव फ्रंट। बट हर पॉइंट इस वेव फ्रंट की खुद को पेरेंट समझेगी, वो खुद को सोर्स समझेगी। तो लेटस से यहां पर मैं 4 पॉइंट्स बनाता हूं, तो ये 4 पॉइंट्स खुद को ही पेरेंट समझेंगी। तो अभी अभी हमने देखा एक सर्कल है तो वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है। तो यहां पर क्या होगा? अगेन ये सारे सर्कल्स आपस में क्या बना देंगे? वेव फ्रंट बना देंगे। एंड फिर यही वेव फ्रंट्स को ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक दूसरा सर्कल मिलेगा। एंड इसी तरीके से आप देखते हो पानी के अंदर अगर आप पत्थर डालते हो तो वेव्स आपकी पूरी की पूरी स्प्रेड होती जाती हैं, होती जाती हैं एंड होती जाती हैं, ठीक है। सो हुइजन के मॉडल में सिर्फ एक फ्लॉ था, वो फ्लॉ ये था, हुइजन सिर्फ फॉरवर्ड प्रोपोगेशन ही समझा पाया। हुइजन ने सक्सेसफुली क्या समझाया? फॉरवर्ड प्रोपोगेशन समझा पाया, बैकवर्ड प्रोपोगेशन वो नहीं समझा पाया। ओके, सो वो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन ही समझा पाया, बैकवर्ड प्रोपोगेशन को बिल्कुल भी वो समझा नहीं पाया, ठीक है। सो दैट वाज द फेलियर ऑफ द हुइजन्स प्रिंसिपल। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी बाय न्यूटन। काफी ज्यादा बढ़िया सी एंड फेमस थ्योरी है। सो न्यूटन को क्या लगा? न्यूटन को लगा कि लाइट इज अ पार्टिकल। ओके, न्यूटन को क्या लगा? न्यूटन को लगा लाइट क्या है? सो न्यूटन को लगा कि लाइट एक प्रकार से पार्टिकल है। सो बोलता गया, इंसान के कुछ चीजें सक्सेसफुल जाती हैं, वो ज्यादा ही बात करने लगता है, बहुत सारी चीजें बोलता गया, बोलता गया। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स का नाम क्या है? पार्टिकल का नाम है कॉर्पस्कल। अच्छा, कॉर्पस्कल की प्रॉपर्टीज बताता गया। ओके, बाय द वे, जो मैं ऐसे कहता हूं कि एक इंसान की ज्यादा सक्सेस हो जाती है तो वो ज्यादा बात करते जाता है, इसको आप लोग नेगेटिव में मत लो। ओके, क्या होता है? ऐप एंड वेबसाइट पे जब भी पढ़ाता है कोई भी इंसान तो वो दिल खोल के पढ़ाता है। इधर यूट्यूब पे कोई भी इंसान बिना पिछली वीडियोस देखे आता है, बोलते हैं अरे ये तो डिसरिस्पेक्ट है साइंटिस्ट की। सो ऐसा कुछ नहीं है, आपसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं हम सारे के सारे साइंटिस्ट की। ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हाहाकार हो गया था एक बार। ओके, और वेव ऑप्टिक्स में भी एक बार हाहाकार हो गया था। स्टूडेंट्स कम्युनिटी को ऐसा लग रहा था कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अरे भाई, मैंने उस वे में बताया था, आप लोगों को तभी याद था, नहीं तो किसी को याद भी नहीं रहता है साइंटिस्ट लोगों का नाम मेजर ऑफ द टाइम्स। ओके, चलिए। सो न्यूटन ने यहाँ पर कॉर्पस्कल के प्रॉपर्टीज बताए, कह दिया कि कॉर्पस्कल्स हार्ड होते हैं, कॉर्पस्कल्स का इलास्टिक नेचर होता है, एंड कॉर्पस्कल्स मासलेस होते हैं। क्या होते हैं? मासलेस होते हैं। तो उसने कॉर्पस्कल्स की प्रॉपर्टीज भी बता दी कि हार्ड होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मासलेस होते हैं। और ये कैसे चलते हैं? ये चलते हैं स्ट्रेट लाइन में। ओके, सो सीधा सीधा चलते रहते हैं, बिकॉज पार्टिकल्स यूजुअली कैसे चलते हैं? सो पार्टिकल्स, अगर मैं अभी इस पेन को ड्रॉप कर दूं तो ये भी स्ट्रेट लाइन में चलेगी। सो पार्टिकल्स यूजुअली सीधा ही चलते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर एक्सर्ट नहीं करता है। सो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स में वो हमारे सीधे ही चलते रहते हैं। अब बात क्या है? जब भी वो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरते हैं हमारे कॉर्पस्कल्स, तो वो इलास्टिक कोलिजन सफर करते हैं। क्या करते हैं? इलास्टिक कोलिजन सफर करते हैं। ये आप अच्छे से समझ सकते हो बॉल्स के थ्रू। ओके, सो सिचुएशन ऐसा है कि समझो ये जमीन है, आपने यहां पर एक बॉल फेंका, हाँ, नॉर्मल टेनिस का बॉल फेंका है एक एंगल पे, तो आपको पता है अगर आप बॉल ऐसा फेंकोगे, ऐसा, तो क्रिकेट में तो यही होता है ना, बॉल अपन ऐसे फेंकते हैं, जंप खा के वो ऐसे जाता है। तो यही फिनोमेनन को न्यूटन ने कहा कि देखो देखो देखो, रिफ्लेक्शन का अपने को अंडरस्टैंडिंग आ रहा है कॉर्पस्कल नेचर से।
क्योंकि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो टच होके ऐसे ही जाने वाला है। सो इसने भी यही कहा कि देखो देखो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर प्रूव कर दिए यूजिंग द कॉर्पस्कल नेचर। ओके, बट आपको पता है ऐसा तो नहीं है। सो ऐसे करते करते उसने रिफ्रैक्शन भी यहां से प्रूव कर दिया। सो कॉर्पस्कुलर थ्योरी से जो भी अपने अभी सिंपल सा बात है, अगर मेरे पास एक पानी का जार है, मेरे पास क्या है, एक पानी है, बाल्टी में पानी पड़ा है और यहां से मैं बॉल फेंक रहा हूं, तो आपको पता है जैसे बॉल मेरा पानी को टच करेगा तो पहले तो पानी छपाक करके बाहर आएगा और उसके बाद मेरे बॉल की ट्रेजेक्टरी पानी के अंदर अलग हो जाएगी। स्विमिंग पूल में, विला में अगर आप कभी जाते रहो तो ये देखा होगा कि पानी के अंदर आपका बॉल वैसे ही नहीं जाता है जैसे आपने फेंका था। सो न्यूटन ने भी यही सब सोचा और बोला देखो देखो देखो, कॉर्पस्कुलर थ्योरी से मैंने रिफ्लेक्शन भी समझाया एज वेल एज मैंने रिफ्रैक्शन भी यहां पर समझाया, तो ये उसका सक्सेस था। बट फेलियर क्या था? फेलियर उसका ये था कि न्यूटन ने क्या प्रिडिक्ट किया कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में वुड बी हायर देन द रेयरर मीडियम। सो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी लाइट की? डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द रेयरर मीडियम। सो ये आप लोगों को पता है गलत है। ओके, सो ये पहला पहला यहां पर फेलियर आ गया। क्या आ गया? यहां पर फेलियर आ गया। दूसरा फेलियर क्या आ गया? दूसरा फेलियर आ गया कि उसने बहुत सारे फेलियर्स यहां पर आ गए कि इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब चीजें नहीं समझा सकते हैं। तो पहला फेलियर ये है, हाँ, फर्स्ट फेलियर यहां पे लिख रहा हूं कि आपका उसने ऐसे बोल दिया कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा हो। दूसरा, जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, जो भी दूसरी वेव वाली प्रॉपर्टीज हैं, अभी उनमें ना कंफ्यूजन होता है, सो मैं आपको सिर्फ वेव प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। वो जैसे पोलराइजेशन, ये सब चीजें नहीं समझाई जा सकती हैं यूजिंग द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ओके, चलिए, थर्ड फेलियर यहां पर ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हो मेरे पास कॉर्पस्कल एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल्स के पास यूजुअली मास होता है। तो आइडियली ऐसा होना चाहिए कि अगर आधा घंटा ट्यूबलाइट जली है और आधे घंटे में अलग अलग कॉर्पस्कल्स वहां से निकले हैं, सो आधे घंटे बाद मेरे ट्यूबलाइट का वजन कम हो जाना चाहिए। सो आइडियली ऐसा होना चाहिए, बट आपको पता है ऐसा तो नहीं होता है। सो इस प्रकार से वो मास का भी एक कंफ्यूजन यहाँ पर है। सो इस वजह से बहुत सारे फेलियर यहाँ पर हो जाते हैं। फर्दर मोर उसने कहा कि कॉर्पस्कल्स अलग अलग कलर्स के होते हैं, कॉर्पस्कल्स अलग अलग साइज के होते हैं। सो ऐसे सब चीजें वो बोलता गया कि ट्यूबलाइट में से एक ऑरेंज कलर का कॉर्पस्कल निकलेगा, एक रेड कलर का निकलेगा, कोई ग्रीन कलर का निकलेगा, बट आपको पता है ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। चलिए, इसके बाद यहां पर आ जाता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑप्टिक्स चैप्टर आधा तो लायक ही नहीं है, तो जो आधा लायक है वो यही क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन है, 20 साल का सबसे रिपीटेड क्वेश्चन आपका ऑप्टिक्स से यही है। समझाना है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी पूछा जा सकता है, रिफ्रैक्शन भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो पहले मैं आपको टॉपिक समझाता हूं, टॉपिक क्या है। ओके, फिर हम थोड़ा सा लेबलिंग्स पे आएंगे कि करना क्या है। देखो, करना तो इतना ही है। ओके, करना इतना ही, और मैंने आपको बोल दिया ये चीज अगर किसी को नहीं भी आती है रट्टा मार के लिखेगा, और एक चीज किसी को आती है और उसने अंडरस्टैंडिंग से लिखा है, एग्जामिनर के लिए बस वही है, लिखा है क्या एंगल, लिखा है, चलो भाई मार्क्स दे दो। ओके, सो करना को कोई भी कैसे भी कर सकता है, बट मैं आपको थोड़ा सा यहां पर अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं कि होता क्या है एक्चुअली। चलिए, देखो, छोटे थे जब हम, तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि ये मेरा एक सरफेस है, ये है मेरा पहला मीडियम, ये है मेरा दूसरा मीडियम। हम इस प्रकार से चीजें कुछ पढ़ते थे। फिर हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे लाइट यहां से आके गिरी, सो जैसे लाइट यहां से आके गिरती थी, ये हम बना देते थे एक नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल क्यों बनाते थे पहले तो वो समझो। ताली एक हाथ से नहीं बचती है, उसी प्रकार से एंगल एक लाइन से मेजर नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर सिचुएशन कैसी होती थी? सिचुएशन ऐसी होती थी कि यहां पे बना देते थे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से अपना बन जाता था एंगल ऑफ यहां से रिफ्लेक्शन। चलिए, सो ये हो जाता था हमारा बेसिक सा फंडा, एंड हम प्रूफ करते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। अभी सिचुएशन क्या है? कुछ देर पहले हमने कहा कि अगर रेज हमारी इंफिनिटी से आती हैं,
अगर रेस कहां से आती हैं, अगर रेस हमारी इन्फिनिटी से आती हैं तो हम लाइट वाइट नहीं बनाते हैं, अभी हम बड़े हो गए हैं, ऐसे रे ऑप्टिक्स नहीं है कि एक रे बना दूंगा, हम लोग प्लेन वेव फ्रंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम लोग प्लेन वेव फ्रंट बनाते हैं। ओके, सो प्लेन वेव फ्रंट बनाते हैं। सो अभी हमको वही करना है, हम लोगों को ना प्लेन वेव फ्रंट एक प्रकार से यहाँ पर बनाने हैं। सो ये बना देता हूं यहाँ पर मैं, जो जमीन है, जो इंटरफेस है मेरा बिटवीन द टू मीडियम, अभी हम बना रहे हैं। यहां से समझो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है। अब इन्फिनिटी से जो लाइट आ रही है, सो मैंने आपको क्या कहा, हम प्लेन्स बनाते हैं। सो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अभी अलग अलग प्लेन्स समझो। प्लेन कुछ ऐसा दिखता है। प्लेन कैसा दिखता है? आप लोग प्लेन ऐसे बनाते हो ना? अरे भाई, स्कूल में प्लेन कैसा बनाते थे? ऐसा बनाते थे ना? प्लेन प्लेन एक्स वाई प्लेन, उसकी बात हो रही है। चलिए, तो मैं ऐसा नहीं बना के उसको लाइन बनाता हूं। चलिए, अब सिचुएशन यहां पर कैसी होगी? सिचुएशन यहां पर ऐसी होगी, अगर मैं यहां से ऐसे लाइंस बनाता जाऊं बनाता जाऊं बनाता जाऊं, तो प्रॉब्लम क्या होगी ना, मुझे पता ही नहीं रहेगा कि मैंने पहली लाइन 5 सेंटीमीटर की बनाई है, दूसरी लाइन 10 सेंटीमीटर की बनाई है। तो ये तरीका नहीं होता है डायग्राम्स बनाने का। फिजिक्स में हम एक्सपेक्टेशन एक अच्छी रख के चलते हैं कि हमारे डायग्राम्स थोड़े नीट एंड क्लीन होंगे। ओके, तो उस पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पे ये कर देते हैं कि हम लोग थोड़ा सा लाइंस एक वेव नॉर्मल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेव नॉर्मल। सो वेव नॉर्मल क्या है? वेव नॉर्मल कुछ भी नहीं है, बस आपकी लाइंस हैं, जो अभी ये वेव फ्रंट है मेरा, ठीक है। बस इस पे 90 डिग्री पे एक लाइन बना देता हूं मैं। सो मैं बोल दूंगा ये है मेरा यहाँ से वेव नॉर्मल। ओके, चलिए, सो यहां से बना एक वेव नॉर्मल, यहां से बना दूंगा एक वेव नॉर्मल, एक्स्ट्रा लाइंस को कर दूंगा यहां से इरेज, ठीक है, या फिर जो कम लाइंस हैं उसको कर दूंगा यहां से गायब। समझा? तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि अगर वेव फ्रंट का प्रोपोगेशन देखना है, सो प्रोपोगेशन देखने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोपोगेशन देखने के लिए हम वेव नॉर्मल बनाते हैं। सो ये है हमारा वेव नॉर्मल जो कि 90 डिग्री पे है, ठीक है, और जो मुझे प्रोपोगेशन दिखा रहा है कि मेरी वेव आगे की तरफ यहां से जा रही है। और ये जो वेव फ्रंट है, दिस इज बेसिकली माय प्लेन वेव फ्रंट। अब सिलसिला ऐसा है कि हम लोग ने वेव फ्रंट बनाया है, तो अभी वेव फ्रंट के समझो दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ए, दूसरा हिस्सा है बी। ओके, तो अब हुआ ऐसा है, यहां पर ए वाला हिस्सा मेरा पहले गिर गया है मेरे इंटरफेस पे। ये क्या है? सो दिस इज माय इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम्स। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने वाला है। सो ये आप ऐसा समझो कि डेंसर मीडियम है। क्या है ये? एक प्रकार से आप ऐसा समझो कि डेंसर मीडियम है। ओके, तो अभी सिचुएशन कैसी है? ए पहुंच गया है एक ही बस में, बट ऐसा समझो बस को आगे से ट्रक ने ठोका है तो आगे वाले पहले टपकेंगे, सिंपल। तो ए पहले यहां पे पहुंच गया है। तो सिचुएशन क्या है? हुइजन ने क्या बोला था? हुइजन ने बोला था एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो अभी वेव फ्रंट के अंदर इनफाइनाइट लाइट की पॉइंट्स होंगी, बट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको 4 ही पॉइंट्स बना के देता हूं। क्या करता हूं? 4 ही पॉइंट्स बना के देता हूं, ए डैश, ए डबल डैश एंड यहां से बी पॉइंट। अब ए पॉइंट पहले पहुंच गई है। सो हमने क्या सीखा थोड़ी देर पहले? हमने यही सीखा कि अगर मैं एक पॉइंट बनाता हूं तो वो अपने आसपास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाती है। ओके, तो ए पॉइंट पहले पहुंच गई है, जहां पे पहुंचना था वहां पे पहले पहुंच गई है। सो ए को नाश्ता पानी खाने का पीने का बहुत ज्यादा समय है। तो ये वेव फ्रंट कैसा बनाएगा? ये वेव फ्रंट बनाएगा बड़े रेडियस एंड डायमीटर का। क्या बनाएगा? ए पॉइंट जो वेव फ्रंट बनाएगा ये बड़े रेडियस एंड डायमीटर का यहां पर बनाएगा। इसको टेक्स्ट बुक के भाषा में वीटी करके लिखा गया है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम के बराबर, तो बोला जाता है कि ये वेव फ्रंट का जो डायमीटर होगा वो वीटी के बराबर ऐसा होता है टेक्स्ट बुक की भाषा में। चलिए, अब ए डैश पहुंचेगा। सो ए डैश सेकंड नंबर पहुंचा है होटल पे, तो देखेगा ए का खाना खा के हो गया है और बी आने ही वाला है। सो ये भी वेव फ्रंट बनाएगा। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ पॉइंट। तो ये भी यहां वेव फ्रंट बनाएगा, बट टाइम कम है बिकॉज ए नाश्ता खा के बैठा है। सो इसका वेव फ्रंट बनेगा यहां से छोटा। ए डैश आएगा, ए डैश देखेगा अरे इन दोनों का खाना पीना हो गया है, मेरा ही खाना बाकी है, और फिर फटाफट से बी आएगा। सो वो भी वेव फ्रंट बनाएगा बट छोटा बनाएगा।
बी आएगा, देखेगा अरे यार तीनों का खाना पीना हो गया है, सो वो भी वेव फ्रंट बनाएगा बट और छोटा बनाएगा। तो आइडियली आपके ना ये 4 ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिखाए ही नहीं गए हैं। ओके फिर कुछ लोग बोलते हैं आप रोस्ट कर दो, मैं रोस्ट नहीं करता हूं, मैं आपको जस्ट बताता हूं कि क्या फिजिक्स है एंड क्या ऐसा है। और ऐसा नहीं है कि सब चीजें दिखाई जा सकती है, कुछ चीजें वीडियोस के थ्रू ही समझी जा सकती हैं, ये एक फैक्ट बात है। मैं भी किताब लिखूंगा तो ऐसा नहीं है कि 100% सब चीजें सबको समझेगी, नहीं, चीजें ही, टॉपिक ही ऐसा है जो वीडियो के थ्रू समझाया जा सकता है। तो अब यहां पर क्या करना है, हमको बनाना है टेंजेंट। एंड मैं आपको बता दूं यहां तक आपका टॉपिक सेम है, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, यहां तक आपका डायग्राम, यहां तक आपका टॉपिक सेम है। चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, सेम डायग्राम आपका यहां तक है, रिफ्लेक्शन के लिए भी एज वेल एज रिफ्रैक्शन के लिए भी। ओके चलिए, अब अगर रिफ्लेक्शन होगा तो आपको पता है वेव ऊपर बनेगी, तो आप टेंजेंट ऊपर बनाओगे। रिफ्रैक्शन करवाना है तो आपको पता है लाइट नीचे जाएगी तो आप डायग्राम नीचे बनाओगे, खेल खत्म। बोलो समझा क्या? इतना डायग्राम आपका सेम ही बनेगा। ओके इतना डायग्राम क्या बनेगा? सेम ही बनेगा। अगर आपको रिफ्लेक्शन करवाना है, रिफ्लेक्शन, सो रिफ्लेक्शन में इतना तो आपको पता है कि लाइट ऊपर आने वाली है, सो लाइट अगर ऊपर आने वाली है सो आप यहां टेंजेंट बना दोगे। रिफ्रैक्शन में क्या होगा? रिफ्रैक्शन में आपको पता है लाइट नीचे जाने वाली है, सो लाइट अगर नीचे जाने वाली है सो क्या होगा? लाइट नीचे जाने वाली है सो लाइट यहां नहीं बनती है, लाइट नीचे जाने वाली है सो लाइट यहां बनती है। सो नीचे जाने वाली है सो टेंजेंट आप यहां से यहां बनाओ। ओके सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा एंड इस टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ये असल में आपका दूसरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ओके सो बस अभी जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे दिखाया है कि लाइट धीरे 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 नीचे आ रही है, तो मैं चाहूं तो ये बार बार ब्लू ब्लू कलर के बना सकता हूं बट कुछ मतलब नहीं है, बस अभी इनको ही वेव नॉर्मल बना देंगे। एंड दिस इज माय रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके एंड इस डायग्राम की अगर बात करूं सो दिस इज माय रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ओके एंड ऑब्वियसली बी थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंच जाएगा। तो ये फिजिक्स है। अब फिजिक्स आपको समझ गया, आई एम डैम श्योर आप लोग थ्योरी खुद से लिख सकते हो। ओके ये आपको समझ गया तो आप थ्योरी खुद से लिख सकते हो। जो मेरी एवरग्रीन सीरीज है, वन शॉट सीरीज, मैं आपको बता दूं उसमें से वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से ही मैं संतुष्ट नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी जब मैं अपलोड कर रहा था मैं 3 डे डिले हो गया था, तो स्टूडेंट्स बहुत प्रेशर में थे, तो मैं वो बहुत थका हुआ था, मैं 30 घंटा नहीं सोया हूं और फिर वो वीडियो बनाया है। तो उसमें ये समझाते वक्त ना थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ है, एनर्जी लो है वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर में। ओके सो ये चीज मैंने आज यहाँ पर अच्छे से फिर से बता दी कि दिस इज द थिंग बस आपका। अब ये तो आप लिख सकते हो ना, अभी बस क्या करना है, नाम देके लिखना है। लेट ए बी बी द वेव फ्रंट फॉलिंग ऑन द इंटरफेस ए एम एन, आर ए एन क्यू सी रिप्रेजेंट्स द वेव नॉर्मल ऑन द वेव फ्रंट ए बी। तो यही आपको कंसीडर है, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो इतना मैंने आपको बताया आपको वही बस लिखते रहना है। अभी आते हैं मुद्दे की बात पे। देखो ये रेडियस वीटी बोल रहे हैं, ओके मैंने डायमीटर कह दिया गलती से बट इन्होंने रेडियस कहा है, वीटी आपका रेडियस है। सो हर एक अपने अपने, क्योंकि हर एक का टाइम गिरने का अलग है, सो वीटी हर एक के लिए अलग होगा, सो टाइम छोटा, तो रेडियस भी आपका यहाँ से छोटा छोटा होते जाएगा। इन लोगों को कम समय है खाना खाने के लिए, इसको और कम समय है। बी जब ढाबे पे पहुंचेगा ये तीनों बोलेंगे अरे चल कब से रुके हैं, तो उसको और कम समय है, तो आपका रेडियस भी यहाँ से छोटा होते जाएगा। ठीक है, सो रेडियस की आपकी वैल्यू है यहाँ से वीटी के बराबर। सो अभी ये अंडरस्टैंडिंग से डायग्राम बना है, ओके बट अभी ऑब्वियसली मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक का ही फॉलो करेंगे, तो ये भी आपका वही डायग्राम है। सो अभी मैं आपको इसको समझाने का यहाँ पे प्रयास करता हूं कि कैसे हमको यहाँ से समझना है। चलिए, तो सबसे पहले पहले यहां पर क्या होता है, अगर मैं आपको ये डायग्राम समझाने की कोशिश करूं, ये डायग्राम समझने का भी हमारा तरीका कैसा रहता है, ये डायग्राम आपका वही है। हाँ मैं चाहूं तो यहां से भी आपको बता सकता हूं। चलो मैं दोनों डायग्राम आपको समझता हूं, मैं इतना अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश करता हूं, फिर आप तक इतना भी पहुंचा तो आप एग्जाम में लिख सकते हो। चल क्या बोला था, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ लगते हैं, सो बीच में हम लोग यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं। तो सेम सिचुएशन करूंगा, यहां से बना देंगे एक नॉर्मल। तो अगर ये मेरा नॉर्मल है,
ये मेरा घिरने वाली रे है, सो ये हो जाएगा यहां से मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो यही हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये तो हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। पर मुझे एक बात बताइए, दिस इज माई वेव नॉर्मल, हाँ, जो ये मैंने बनाया है ये है मेरा वेव नॉर्मल। चलिए, दिस इज माई वेव फ्रंट। सो वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल, बोलिए वेव नॉर्मल और वेव फ्रंट के बीच का एंगल कितना होता है? अरे भाई उसका नाम ही नॉर्मल है, सो एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। सो ये एंगल अगर आई हो गया, सो ये टोटल कितना है? कम ऑन, सो टोटल कितना है? सो ये वाला एंगल आपका आई के बराबर है। सो टोटल कितना है? टोटल हो जाएगा यहां से 90 के बराबर। सो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? हो जाएगा 90 माइनस आई के बराबर। सो आप लोग यहां पर चाहो, आपको एग्जामिनर को ऐसे दिखाना है कि मुझे जितनी फिजिक्स आती है किसी को भी नहीं आती है, आप लोग स्टेप्स में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एंगल आर ए पी अगर बराबर है 90 आई के, ठीक है, तो मुझे पता है कि एंगल जो आर ए बी है, ओके, आर ए बी जो वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल के बीच का एंगल है वो है 90 डिग्री के बराबर, जिसमें से आर ए बी दो हिस्सों में स्प्लिट है। पहला हिस्सा है आर ए पी और दूसरा हिस्सा है यहां से पी ए बी के बराबर। सो ऑटोमेटिकली पी ए बी कितना हो जाएगा? सो पी ए बी यहां से हो जाएगा 90 माइनस आई के बराबर। कितना हो जाएगा? हो जाएगा 90 माइनस आई के बराबर। आपको इतना एक्सप्लेनेशन देना है, आप चाहो तो दे सकते हो। तो पहला पहला किसको पकड़ा है हमने? पहला पहला यहां पर पकड़ा है हमने वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल को पहले पहले पकड़ा है, जहां से मुझे पता चलता है कि ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई के बराबर। अब मुझे बताओ जो साधारण नॉर्मल है, देखो ये मेरा नॉर्मल इंटरफेस है और ये मैंने व्हाइट कलर से नॉर्मल बनाया है जो हम 10th स्टैंडर्ड में बनाते थे। इसका बाय डिफॉल्ट एंगल कितना होता है? बाय डिफॉल्ट इसका बाय डिफॉल्ट एंगल ही 90 डिग्री होता है। तो अब सिचुएशन कैसा है कि ये मेरा साधारण नॉर्मल है, हाँ वही वाला, ठीक है, और ये मेरा इंटरफेस है। अब इसके बीच में एक एंगल आ रहा है 90 माइनस आई के बराबर। तो बंधुओं बोलो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? कम ऑन। सो अभी मैं क्या कंसीडर करूंगा? कंसीडर करूंगा यहां पर मेरा ये वाला सरफेस, तो मैं बोलूंगा एंगल मेरा पी ए सी टोटल कितना है? टोटल है 90 के बराबर। अब पीएसी में खुद एक एंगल है जो कि है पीएबी और दूसरा एंगल है मेरा यहां से बीएसी, दोनों मिला के हैं 90 बरोबर, जिसमें से पीएबी खुद बराबर है मेरे आई के, अभी अभी खुद बराबर है 90 माइनस आई के। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई प्लस बीएसी इज इक्वल टू 90। 90 90 क्या हो जाएगा? कैंसिल। एंगल बीएसी हो गया मेरा आई के बराबर। मैं आपको बोल रहा हूं इतना आपने लिख दिया, हिम्मत नहीं होगा मार्क्स काटने का, ठीक है। चलिए फिर अभी आप और मत लिखो, मैं चाहूं समझा सकता हूं कि उसी प्रकार से ये जैसे ये आर है तो ये भी आर होगा, मैं चाहूं समझा सकता हूं, ठीक है, बट नहीं, उतना नीड नहीं है। आप सिमिलरली वर्ड डाल देना। इंग्लिश में ना सिमिलरली वर्ड का बहुत ज्यादा महत्व है। तो यहां पर हमने क्या किया, ये आई है सो ये आई प्रूफ कर दिया, ये आर है तो ये आर आप सिमिलरली लिख देना। सिमिलरली पी ए ई इज इक्वल्स टू दी आर ऑन द सेम लाइंस, ई सी ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू दी आर के बराबर। लॉजिक आपका वापस से वही लगने वाला है कि ये एंगल आर है सो ये हो जाएगा 90 माइनस आर। फिर ऐसा करते करते हमारा सेम लॉजिक लगेगा। चलिए अभी मेन चीज जो आपका मेन स्टेप है, जिससे इसे एकदम एग्जामिनर वो हो जाएगा, बट उससे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, ओके, ये वाला तो एकदम डेडली हो जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर हमको प्रूफ करना है। दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूफ करना होता है तो तीन चीजें हमको लगती है। सबसे पहली चीज यहां पर हमको ये पता चल गई, आर ए पी और बी ए सी हमारा आई के बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज हमको पता चल गई, यहां से कॉमन हाइपोटेनस है। देखो ए सी हमारा दोनों जगह है, AC हमारा दोनों के दोनों ट्रायंगल्स में है, AEC में भी है और ABC में भी है। ओके, सो हम लोगों की कोशिश क्या है, AEC ये वाला ट्रायंगल, AEC ये ट्रायंगल और ABC ये ट्रायंगल, इन दोनों को हमको सेम प्रूफ करना है। सो एक कॉमन हाइपोटेनस है, एक इक्वल साइड है AE और BE, यहां से AE और BC यहां से इक्वल साइड है।
ओके, सो इक्वल साइड क्यों है? बिकॉज आपका लाइट सेम डिस्टेंस कवर करता है सेम समय में, आपका इसके पीछे का लॉजिक वो है। बट अगेन टेक्स्ट बुक ने इग्नोर किया है, सो आप भी इग्नोर कर सकते हो। सो फिर काट साइड के आप कह सकते हो कि अगर दो ट्रायंगल्स मेरे सेम हैं तो उनका जो एंगल रहेगा वो भी सेम ही रहेगा, तभी ही दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो सकते हैं। सो हेंस प्रूव्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए, तो देखो ये दम नहीं है कुछ, क्या है, रट्टा भी मारा जा सकता है। कॉमन हाइपोटेनस, इक्वल साइड और एंगल का जो मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बुक ने इतना ही लिखा है कि वो आए हैं तो ये भी आए हैं। मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स ऐड करके दिए हैं और जो इजी स्टेप्स हैं। ओके, तो आप इतना लिखोगे तो हिम्मत नहीं होता है। एग्जामिनर कोई दरिंदा नहीं है। ओके, उसको बस दिखेगा कि अगर आप इज्जत में किए हो सो इट विल नॉट डिडक्ट योर मार्क्स। चलिए, उसी प्रकार से रिफ्रैक्शन के लिए आप खुद से देख सकते हो। सो रिफ्रैक्शन का मैंने आपको बता दिया, आधा डायग्राम तो आपका सेम ही है। यहां पर एक डायग्राम मैंने पहले ही बना के रख दिया है जो आप लोग अपने रेफरेंस के लिए यहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें आपका ये है कि आपको ए डैश पी। ओके, सो वापस से जो मेरी लाइन यहां से आया है मेरा वेव फ्रंट, सो समझो वेव फ्रंट ऐसे यहां से आ रहा है। ओके, चलिए, ये है वेव नॉर्मल। सो ये वेव नॉर्मल मैं बना दूंगा। सो यहां से अगर मैं नॉर्मल बना दूंगा सो ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वही है ए डैश ए पी है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बराबर है बी ए सी के लिए। जो पीछे 8 स्टेप्स बताए सेम आपको लिखने हैं। सेम आपको चाहिए ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं और क्या लिखूं, यही सेम लेबल दो और वापस से खुद से प्रूफ करो कि अगर वो आई के बराबर है सो ये भी मेरा आई के बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये वाला एंगल आर के बराबर है सो ये वाला एंगल भी आर के बराबर आपका होगा। बट इसमें आप सिमिलरली वर्ड यूज करना। ओके, आपको एंगल सारे के सारे समझाने की नीड नहीं है। बोर्ड एग्जाम है, एग्जामिनर ऐसे खड़ा नहीं रहेगा कि समझाया है कि नहीं। एक समझाया, दूसरे के लिए सिमिलरली लिख दो। इधर अगेन दो ट्रायंगल्स हमको सिमिलर प्रूफ करने हैं। पहला है ए बी सी और दूसरा है ए ई सी के बराबर। चलिए, क्या लगा देंगे, यहां पे लगा देंगे साइन ऑफ आई। सॉरी, यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ नहीं करने हैं, यहाँ पे हमको सिर्फ रेशियो लेके आना है बचपन का। सो क्लास 10th में आप लोगों ने सुना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू दी साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर के बराबर। आप लोगों को ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए लगा देंगे यहां पर साइन ऑफ आई, साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर। ठीक है, सो दिस इज माय वेव नॉर्मल। सो हाइपोटेन्यूज आएगा AC। देखो पहले वाले डेरिवेशन में भी AC ही कॉमन हाइपोटेन्यूज था। चलिए, BC क्या है, BC आपका V1t के बराबर, मैंने बताया ना वो V1t का एक सर्कल बनेगा। सो ये है आपका उतना। साइन ऑफ R कितना, सो R है आपका ये ऑपोजिट विच इज AE अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC कॉमन। दोनों को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, सो दोनों को डिवाइड कर दो। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो। AC AC कैंसिल, टाइम टाइम कैंसिल, आपको वेलोसिटी मिल गई। क्लास 10th में ऐसा कुछ सुना था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो आपका वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होता है हमेशा ऑपोजिट। बस V1 है तो यहाँ पे आ जाएगा μ1, V2 है सो यहाँ पे आ जाएगा μ2। इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ओके, सो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यही करना है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज साइन आई μ1 इज इक्वल टू द साइन आर टाइम्स ऑफ μ2 के बराबर। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा। ये दो आपके बोर्ड एग्जाम्स के मेन क्वेश्चंस हैं। ओके, मेन मतलब ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं अभी थोड़ा सा पोलराइजेशन, ब्रूस्टर्स लॉ एंड मालूस लॉ का थोड़ा सा सेक्शन। सो पोलराइजेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, पहले थोड़ा सा उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, देन हम इसको डिस्कस करते हैं। सी, जो भी हमारे पास लाइट होती है, सो लाइट हमारी सारे डायरेक्शंस में वाइब्रेट करती है। ओके, सारे के सारे डायरेक्शंस में। फॉर एग्जाम्पल लाइट क्या है, सो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम पता है, सो लाइट कुछ ऐसे जाती है फिर ऐसे जाती है और साइमल्टेनियसली, फिर नहीं साइमल्टेनियसली। लाइट का डायग्राम कैसा बनता है, लाइट का डायग्राम बनता है, ये बनता है इलेक्ट्रिकल पार्ट जो कि लेटर से वाइब्रेट हो रहा है एक्स और वाई प्लेन में, साथ ही साथ बनता है मैग्नेटिक पार्ट जो कि वाइब्रेट हो रहा है एक्स जेड प्लेन में।
ओके सो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस प्रकार से चलता रहता है। ओके हर डायरेक्शन में वो चलता रहता है। सो लाइट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक हो जाता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। सो हम लोग कहते हैं लाइट हमारी हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। लाइट क्या करती है, लाइट हमारी हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। अब हर डायरेक्शन में जो वाइब्रेट करती है सो उसको हम बनाते कैसे हैं, इसको हम बनाते कुछ इस प्रकार से हैं कि लेटस से यहाँ पर हम बनाते हैं पहला डायरेक्शन, यहाँ पर हम बनाते हैं दूसरा डायरेक्शन, यहाँ तीसरा डायरेक्शन, यहाँ चौथा डायरेक्शन, यहाँ पांचवा डायरेक्शन। इस प्रकार से हर डायरेक्शन में हम लाइट को ऐसे बनाते हैं। सो ये जो लाइट है जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। सो अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है, जो लाइट आपके सारे डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रही है उसको कहा जाता है अनपोलराइज्ड लाइट। चलिए अब अनपोलराइज्ड लाइट वाइब्रेट करती है हमारे सारे के सारे डायरेक्शन में, तो हम लोग यूज करते हैं एक यंत्र, जिस यंत्र का नाम हो जाता है पोलरॉइड। ओके क्या हो जाता है, यंत्र का नाम हो जाता है पोलरॉइड। सो पोलरॉइड क्या करता है, पोलरॉइड हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट के वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट करने के काम आता है। किसके काम आता है, लाइट के डायरेक्शंस को रेस्ट्रिक्ट करने के काम में आता है। सो यहां पर रख दूंगा अगर मैं एक पोलरॉइड, सो पोलरॉइड क्या कर देगा, पोलरॉइड में पॉलीमर्स होते हैं। पोलरॉइड किससे बना हुआ होता है, पोलरॉइड बना हुआ होता है लॉन्ग चेन पॉलीमर्स से। सो पॉलीमर्स एक ही एक्सिस के अक्रॉस अरेंज्ड होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीमर्स हमारे एक ही एक्सिस के अक्रॉस यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं। सो बिकॉज पॉलीमर्स हमारे एक सिंगल एक्सिस के अक्रॉस यहाँ पर अरेंज्ड होते हैं, सो इनका लॉजिक कैसा रहता है, इनका लॉजिक कुछ इस प्रकार से होता है कि जो भी लाइट दूसरे डायरेक्शंस में वाइब्रेट हो रही है, कैसे हम चावल को छन्नी में रखते हैं कि कोई भी पत्थर अंदर नहीं आ पाया, बहुत सारी किचन में चीजें हम छान के यूज करते हैं, तो यहां पर भी फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो जो भी लाइट हमारी इस एक्सिस के पैरेलल होगी सिर्फ और सिर्फ हमारी वही पोलरॉइड से पास हो पाएगी। इसका मतलब जितनी भी दूसरे डायरेक्शंस में लाइट वाइब्रेट कर रही थी वो सारे वाइब्रेशंस अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएंगे। एंड यही लाइट जो हमको बाहर मिलती है इसको हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सो दैट इज द कहीं ना कहीं बेसिक सा फंडा, एंड यही हम लोगों का बेसिक पर्पस है बिहाइंड दिस टॉपिक। सो पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट एक ऐसी लाइट है जो कि कंस्ट्रेंट है, बेसिकली सारे डायरेक्शंस में वाइब्रेट नहीं हो रही है, और कंस्ट्रेंट भी ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज अलोंग वन डायरेक्शन ओनली। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मेरा एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड लाइट या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बिकॉज वो एक ही प्लेन में लाई करेगा मेरा डायरेक्शन। ठीक है, तो वही है, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू अ पोलराइजर द इमर्जेंट लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड। जब अनपोलराइज्ड लाइट यानी जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही थी वो पोलरॉइड से पास होती है, तो ऐसी लाइट हमको मिलती है। पोलराइजिंग एक्सिस, सो पोलराइजिंग एक्सिस वही थी जैसे आपने देखा, अगर ये मैंने पोलरॉइड बनाया है तो यहाँ पर मैंने y एक्सिस को एज माय एक्सिस यूज किया था। सो द पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एमर्जेंट इज ओरिएंटेड इज कॉल्ड द पोलराइजिंग एक्सिस। तो जो मेरी एमर्जेंट रे का जो डायरेक्शन है, एमर्जेंट रे मतलब जो बाहर निकली रे, उसका जो डायरेक्शन है वो आपका फॉर श्योर एक्सिस के सेम ही होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तो आपके 10th स्टैंडर्ड के डेफिनेशन हो जाते हैं। सनलाइट जब स्ट्राइक करती है एयर मॉलिक्यूल्स को तो इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो उसको कहा जाता है स्कैटरिंग। एंड पोलराइजिंग एंगल थोड़ी देर में हम लोग मेलूस लॉ के समय में समझते हैं। यंत्र, यंत्र तो नहीं, यंत्र इज नॉट अ गुड वर्ड, बट वही एक डिवाइस या आपका एक सब्सटेंस पोलरॉइड। पोलरॉइड है क्या, तो इट इज अ लार्ज शीट। ओके, असल में होती क्या है, शीट होती है। जैसे कार में अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो हम लोग वहां पर भी पोलरॉइड लगा देते हैं। ओके, तो आपको कार के अंदर का चीजें दिखता नहीं है। ओके, ये हर जगह पे आपकी चीजें यूज होती हैं। सनग्लासेस में मुझे धूप ज्यादा नहीं चाहिए, सो अगेन मैं पोलरॉइड का इस्तेमाल करता हूँ। सो ये हर जगहों पे मुझे नहीं चाहिए, घर के अंदर कोई देखे, सो वहां पर भी पोलरॉइड हम लगा देते हैं। सो लाइट के वाइब्रेशंस को ब्लॉक करना काम होता है हमारे पोलरॉइड का। चलिए,
So it is a large sheet of synthetic material packed with tiny crystals of dichoric substance. So dichoric substance आपका essentially एक polymer ही होता है, oriented parallel one to another. जैसे मैंने आपको बताया पोलराइड सारे के सारे एक दूसरे के लॉन्ग चेन पॉलीमर्स का हम इस्तेमाल करते हैं और उनको सब एक दूसरे के साथ पैरेलल रखते हैं, so that आपका एक ही डायरेक्शन में लाइट अंदर आ पाए। ठीक, अब डाइकोरिज्म क्या है? डाइकोरिज्म एक प्रकार से प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये उसका नाम है। कैसे हम लोग पहले समझाते हैं कि विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स हम समझाते हैं, फिर हम बोलते हैं विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी। तो यहां पर भी हमारा सिमिलर ही लॉजिक है। सर्टेन डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज अनइक्वली, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डाइकोरिज्म। सो ये मैंने यहां पर क्यों डाला है मैं आपको समझाता हूं। सो बीइंग एन इंजीनियरिंग फैकल्टी, इंजीनियरिंग के पर्पस से मैंने यहाँ पर डाला है। सो आप सारे स्टूडेंट्स को ये इंजीनियरिंग में पढ़ना है। सो ये आपका अभी नहीं है। सो आपको इंजीनियरिंग में थोड़ा सा, जब इंजीनियरिंग आपका स्टार्ट होगा तो आप लोग मुझे अगेन याद करोगे थ्रू इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। मैं आपका साथ छोड़ने वाला एनीवेज नहीं हूं, तो ये मैं आपको तब समझाने वाला हूं। ठीक है, सो डाइकोरिज्म एक प्रकार से प्रॉपर्टी होती है और ये फिर इंजीनियरिंग में। तो जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि वेव ऑप्टिक्स हम नहीं करेंगे, अरे फालतू है, वेव ऑप्टिक्स कौन करेगा? इंजीनियरिंग का शुरुआत वेव ऑप्टिक्स से ही होता है और ह्यूजेंस की थ्योरी से ही होता है। बट फर्क ये है, वहां पर आप सीधा पढ़ते हो ह्यूजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। ओके, फिर तब बोलना नहीं कि अरे सर आपने पहले से हमें वार्न नहीं किया था। चलिए, सो अभी हम डिस्कस करते हैं मेलूस लॉ एंड यहाँ पर समझते हैं मेलूस लॉ हमारा क्या कहता है। सो मेलूस लॉ समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे अभी किस्सा चल क्या रहा है। सो देखो, सिचुएशन हमारी कुछ इस प्रकार से है कि समझो ये है मेरी एक एक्सिस। ओके, ये क्या है? ये है मेरी एक एक्सिस। एक्सिस को मैं थोड़े से साधारण कलर से बनाने का प्रयास करता हूँ। तो थोड़ा सा साधारण कलर का यहाँ पर मैं यूज करता हूँ। चलिए, सो ये है मेरी यहाँ पर एक्सिस। अब एक्सिस पे हम क्या करते हैं? सो पहले यहां पर लेकर आता हूं मैं एक अनपोलराइज्ड लाइट। सो अनपोलराइज्ड लाइट क्या करती है? अनपोलराइज्ड लाइट वाइब्रेट करती है यहां पर सारे के सारे डायरेक्शंस में। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट वाइब्रेट करती है कहीं ना कहीं सारे के सारे डायरेक्शंस में। अब इसको किसके थ्रू पास करते हैं? पास करते हैं हम थ्रू अ पोलरॉइड। सो इसको पास करेंगे हम थ्रू अ पोलरॉइड। चलिए, सो पोलरॉइड से यहाँ पे पास करेंगे। सो पोलरॉइड से जब इसको हम यहां से पास करेंगे तो यहाँ पे सिचुएशन कैसा होगा? सिचुएशन यहां से कुछ इस प्रकार से होगा कि सिर्फ एक ही लाइट जो पैरेलल है वही लाइट सिर्फ यहां से मेरी पास हो पाएगी। तो इसको हम कहते हैं पोलरॉइड। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पोलरॉइड। ओके, सिंपल भाषा में इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पोलरॉइड। बट यहां पर बात ऐसी है, हम लोग एक सेकंड पोलरॉइड भी यूज करते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं एनालाइजर। जिसका नाम क्या रखते हैं? जिसका नाम रखते हैं एनालाइजर। वो है पोलरॉइड ही, बट उसको हम पोलरॉइड नाम नहीं कहते हैं। उसका नाम हम लोग सिर्फ यूज करते हैं यहां से एनालाइजर। एंड एनालाइजर में क्या होगा, कैसे होगा, आइए थोड़ा सा हम वो समझने का प्रयास करते हैं। तो सिचुएशन यहां पर कुछ इस प्रकार से होगा कि एनालाइजर को समझो रख देता हूं मैं कुछ ऐसा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक भी मेरी रे लाइट की यहां से पास नहीं हो सकती है, बिकॉज जो लाइट मुझे मिली है यहां पर, सो दिस लाइट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट। तो ये जो लाइट मुझे मिली है और जो मेरे सेकंड पोलरॉइड की एक्सिस है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। सो ऑब्वियसली यहां पर मुझे अंधेरा मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? यहां पर अंधेरा मिलेगा। कोई भी लाइट यहां से निकलने वाली नहीं है। तो बात यहां पर कुछ ऐसी है, सिचुएशन यहां पर कुछ इस प्रकार से है कि कुछ भी लाइट वाइट मुझे यहां पर मिलने वाली नहीं है। तो यही आपके किसी के आंखों का ऑपरेशन होता है, सो काला कांच होता है। तो वही होता है, कांच के बाहर आपका ये पोलरॉइड लगा रहता है, कांच के अंदर ये पोलरॉइड लगा रहता है। उसी प्रकार से जो कार की फिल्म होती है, सो भी दो डबल लेयर होती है, बाहर से एक पोलरॉइड शीट और बीच में वो मटेरियल और पीछे दूसरी पोलरॉइड शीट। तो यहाँ पे डार्कनेस होता है। सो आइडियली आप लोगों को ये लगेगा कि एनालाइजर, दूसरे पोलरॉइड का नाम एनालाइजर क्यों है, थोड़ी देर में हम समझेंगे। तो सेकंड पोलरॉइड पे कभी भी लाइट वहां से पास हो ही नहीं पाएगी। सो ये हमारा बेसिक सा यहाँ पर वो रहेगा, राइट, कि यहाँ से लाइट कभी भी पास नहीं हो पाएगी। बट फिजिक्स है, जब जब आपको लगेगा कि आपको फिजिक्स समझ में आने लगी है, तब तक चीजें यहाँ से बदल जाएंगी। अब यहाँ पर होता क्या है? होता ये है
कि अगर आप यहाँ का एंगल थोड़ा सा भी बदल देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कुछ ऐसे एंगल पे पोलराइजर को रखते हो, पोलराइड को रखते हो, तो आपका ऑब्जर्वेशन यही रहेगा, आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, आपका ऑब्जर्वेशन यही रहेगा कि यहां से कुछ भी नहीं होगा। ओके, यहां से कुछ भी लाइट नहीं पास होगी, बट रियलिटी में हमको यहाँ पे थोड़ी सी लाइट मिल जाती है। ओके, यहाँ पे क्या मिल जाती है, थोड़ी सी लाइट हमको यहाँ पे मिल जाती है। सो कोई बोलेगा सर ये क्या बात हुआ, ऐसा कैसा हुआ, अभी अभी आपने बोला था जो एक्सिस पैरेलल है वही जा पाएगी, ऐसे कैसे, ये तो पैरेलल भी नहीं है, इससे ऐसे कैसे जा पाएगी। तो वहीं पर फिजिक्स बीच में आती है। सो देखो, लाइट का यहाँ पर हम लोग कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट यूज करते हैं इन पोलराइजेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, वेक्टर के पास होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन हमारा दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट होता है, जिसमें से एक कंपोनेंट हो जाता है कॉस कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हो जाता है यहां से साइन कंपोनेंट। सो बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूं, समझो यही लाइट मेरी यहां पर मैं बनाता हूं, तो लाइट खुद दो हिस्सों में बटेगी, जिसमें से अगर मैं कहूं ये मेरा एंगल थीटा है, सो ये कंपोनेंट हो जाएगा मेरा ई कॉस थीटा, एंड एक कंपोनेंट हो जाएगा यहां से मेरा ई साइन ऑफ थीटा। सो देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट है वो पैरेलल है। कॉस कंपोनेंट कैसा बनेगा, सो एक कंपोनेंट बनेगा ऐसा, एक कंपोनेंट बनेगा ऐसा। अगर मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहूं दो हिस्सों में, सो दो कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, ऐसा और ऐसा, जिसमें से ये वाला कंपोनेंट यहां पर मैं देख रहा हूं पैरेलल है। सो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दो हिस्सों में है, जिसमें से साइन कंपोनेंट तो नहीं पास हो सकता है, बट कॉस कंपोनेंट यहां से डेफिनेटली पास हो सकता है। एंड यस, यही है आपका मेलूस लॉ भी। सो मेलूस लॉ बोलता है यहां से जो लाइट आई वो है I2, यहां से जो लाइट आई वो है I1, इन दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाता है cos स्क्वायर थीटा के बराबर, क्या मिल जाता है, मिल जाता है cos स्क्वायर थीटा के बराबर। यही है आपका बेसिक सा मेलूस लॉ। तो पहले तो इन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इक्वेशन दर्शाई है आपको समझाने के लिए कि ये पूरा का पूरा फिनोमेनन ऐसा ही अंधाधुंध नहीं है, यहां पर भी आपकी वेव इक्वेशन यूज होती है, जिस कारणवश ये चैप्टर हमारा कनेक्टेड है टू द ऑसिलेशंस एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव। फिर हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, जो मैंने आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में समझाया था, बट एम्पलीट्यूड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम E10 बोलते हैं। उसी प्रकार से जो लाइट सेकंड जगह से निकलेगी, सेकंड जगह से, सो ये है मेरा I1, ये है मेरा I2, सेकंड जगह से जो लाइट निकलेगी वो हो जाएगा मेरा E2 स्क्वायर के बराबर। बट सेकंड जगह से लाइट कौन सी निकली, यहां से कौन सी लाइट निकली, सो यहां से जो लाइट निकली वो पहले वाले का कॉस कंपोनेंट निकला है, क्या निकला है, पहले वाले का कॉस कंपोनेंट निकला है। सो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो E20 है वो आइडियली है क्या, वो पहले वाले का यहां से हमारा कॉस कंपोनेंट निकला है। ओके, सो देयर गोज द बेसिक सा यहां पर हमारा फंडा। सो अगर मैं इनको ही इक्वेट कर दूं, सो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा इंटेंसिटी से, सो I2 इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, हो जाएगा I1 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। एंड यही है हमारा मेलूस लॉ का एक्सप्रेशन। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक सा यहां पर फंडा। सो मेलूस लॉ अगर आपको आता है तो आपको ये पूरा समझाना है, एंड दैट इज अ गुड क्वेश्चन। मैं भगवान से बोलूंगा कि 3 मार्क्स के लिए आप लोगों को आ जाए, बिकॉज यू विल श्योरली एंजॉय दिस क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद यहां पर आ जाता है एक ब्रूस्टर्स लॉ करके। सो ब्रूस्टर्स लॉ भी साथ में ही आता है, सो उसको भी हम लगे हाथों समझ लेते हैं। ब्रूस्टर्स लॉ में सिर्फ एक दो शर्तें हैं और कुछ नहीं, ठीक है, और छोटा सा डेरिवेशन है जो अभी मैं आपको यहां पर समझा दूंगा। ब्रूस्टर्स लॉ अगर आप रीड करोगे ना, कुछ नहीं समझेगा, कुछ भी नहीं। ब्रूस्टर लॉ बोलता है टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ऐसा ऐसा है, ये कुछ भी आपको समझने वाला नहीं है। हम पहले समझते हैं कि ब्रूस्टर्स लॉ असल में हमें क्या बोल रहा है। ब्रूस्टर्स लॉ क्या बोलता है कि देखो, समझो ये आपका कोई मीडियम है जहां से आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होने वाला है। लेटस से ये आपका इंटरफेस है बिटवीन द टू मीडियम्स। आई होप आपको इंटरफेस का मीनिंग पता है। इंटरफेस का मतलब होता है सेपरेटिंग मीडियम। ओके, इसके ऊपर मीडियम 1 है, इसके नीचे मीडियम 2 है। सो ये आपका ब्रूस्टर्स ये आपका बेसिक फिजिक्स है, ऊपर है मीडियम 1, नीचे है मीडियम 2।
देखो कोई भी लाइट आएगी सो इनिशियली वो अनपोलराइज्ड ही आएगी। संसार में मेजर ऑफ द जगहों पे अनपोलराइज्ड लाइट ही पाई जाती है। सो यहाँ पर भी जो भी लाइट आएगी वो सारी की सारी हमारी एक प्रकार से अनपोलराइज्ड ही रहेगी। क्या रहेगी? अनपोलराइज्ड ही एक प्रकार से रहेगी। तो यहाँ पे सिचुएशन कैसा है? सिचुएशन ये है, ब्रूस्टर्स लॉ क्या बोलता है? देखो क्लास 11th में आपको एक टॉपिक होता था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके, राइट? है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग बोलते थे अगर लेजर लाइट में कुछ ऐसे गिरा रहा हूं तो लेजर लाइट ऐसे ना गिर के ऐसे जाएगी वैसे जाएगी, ऐसा ऐसा हम करते थे। लेजर लाइट को ऐसे गिराऊंगा सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो जो आपका TIR था वो प्रिसाइसली आधारित था आपका इंसिडेंट एंगल क्या है उसके ऊपर। तो ब्रूस्टर्स लॉ भी यही कहता है, एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, क्या कहता है? एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा नहीं, फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, जिसका नाम ये लोग देते हैं ब्रूस्टर्स एंगल, जिसका नाम ये लोग देते हैं थीटा एन। जो रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। सो फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मेरी रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव क्या है? कंप्लीटली पोलराइज्ड है। क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव है मेरी कंप्लीटली पोलराइज्ड। मतलब अगर ये मेरे पास अनपोलराइज्ड लाइट आई थी तो यहां से जो लाइट जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही होगी। क्या होगी? जो लाइट यहां से जाएगी वो एक ही डायरेक्शन में यहां से वाइब्रेट हो रही होगी। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक सा यहां पर फंडा। ओके, और ये जो एंगल है, सो एंगल एक हाथ से तो मेजर होगा नहीं, यही एंगल होता है हमारा ब्रूस्टर्स एंगल। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है ब्रूस्टर एंगल होना चाहिए। ब्रूस्टर एंगल पे होगा क्या? सो ब्रूस्टर एंगल पे होगा कुछ इस प्रकार से कि ब्रूस्टर एंगल पे हमारी रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे होती है हमारी कंप्लीटली पोलराइज। चलिए, तो अब रिफ्लेक्टेड रे तो कंप्लीटली पोलराइज हो गई, बट रिफ्रैक्टेड रे का यहां पर क्या होगा? सो ये हो गई कंप्लीटली पोलराइज, और रिफ्रैक्टेड रे का यहां पर क्या होगा? सो रिफ्रैक्टेड रे हमारी हो जाती है पार्शियली पोलराइज्ड। ओके, क्योंकि एक अगर कंप्लीटली पोलराइज हो गई सो दूसरी प्योर अनपोलराइज तो नहीं होगी, तो ये भी थोड़ी बहुत आपकी पोलराइज हो ही जाती है। ठीक है, एक सिंपल सा बात है, 100 रुपए तुम्हारे पास थे, अभी उधर कुछ रुपए चले गए तो इधर आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि वापस अनपोलराइज्ड है। आप 100 रुपया था आपके पास, उसमें से कुछ खर्च हो गया है तो हो गया है, आपके पास उतना अमाउंट तो वापस नहीं रहेगा। सो नीचे वाली रे क्या हो जाती है हमारी? पार्शियली पोलराइज यहाँ पे हो जाती है। तो ये हो जाता है हमारा पहला सेक्शन। दूसरा यहां पर सिचुएशन क्या है? ये पहली चीज हमारी होती है। दूसरी चीज हमारी क्या होती है? सो दूसरी चीज हमारी यहां पर कुछ इस प्रकार से होती है कि आपका जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है 90 डिग्री। जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल बनता है, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है 90 डिग्री के यहां से बराबर। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक सा यहाँ पर फंडा। तो बस यही है आपका बेसिकली ब्रूस्टर्स लॉ, इसमें और कुछ भी ऐसा खास यहाँ पे नहीं है। सो लाइट आ रही थी, ब्रूस्टर्स एंगल पे लाइट यहाँ पे गिरी है, यहां से बनेगा मेरा रिफ्लेक्टेड रे, यहां से बनेगा रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री के बराबर। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल लाइन कितनी होती है? सो टोटल लाइन मेरी कभी भी होती है 180 डिग्री के बराबर। अगर टोटल लाइन होती है मेरी 180 डिग्री के बराबर, सो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस ये एंगल है 90 डिग्री के बराबर, प्लस ये है मेरा रिफ्रैक्शन का एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 180 के बराबर। रिफ्रैक्शन का एंगल क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहां से 90 माइनस आई के बराबर। चलिए, बचपन में सीखा था साइन आई अपॉन में साइन आर किसके बराबर होता है? सो साइन आई अपॉन में साइन आर यहां से हो जाता है म्यू टू बाय म्यू वन के यहां बराबर। किसके बराबर होता है? म्यू टू बाय म्यू वन के बराबर। जिसमें से साइन आर के जगह क्या डाल सकते हैं? साइन आर के जगह हम डाल सकते हैं यहां से 90 माइनस दिस थिंग, राइट? सो यहाँ पे हो जाएगा साइन आर के जगह साइन ऑफ 90 माइनस आई। 90 माइनस आई कितना होता है? कॉस थीटा के बराबर। सो कॉस साइन अपॉन कॉस कितना हो जाता है? सो हो जाता है टेन थीटा के बराबर।
सो tan ऑफ आई भी बोल सकते हो, या फिर आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, कोई भी नहीं, कोई पर्टिकुलर ब्रूस्टर्स एंगल पे ही ये होगा, सो tan ऑफ थीटा बी भी बोल सकते हो। बधाई हो, यही हो जाती है आपकी फाइनल फॉर्मूला। इसमें इंजीनियरिंग में थोड़ा सा अलग मॉडिफिकेशन होता है, महाराष्ट्र बोर्ड में बस आप सीधा tan इनवर्स को वहां भेज देते हो, यही है आपका फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, चलिए, सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव तो हमने देख लिया, अभी हमें देखना है यहाँ पर हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन, ये तो अभी हो गया, अनपोलराइज पोलराइज के बीच की भी चीजें हो गई। किसी को रीड करना है सो दे कैन रीड। चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं अभी हमारा इंटरफेरेंस का यहाँ से पार्ट। सो इंटरफेरेंस का हमारा कैसा रहता है, सो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सो मुझे अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न कब मिलेगा? मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों ने मेरी एवरग्रीन सीरीज में जो रियल इंटरफेरेंस मैंने दिखाया है, आप सभी लोगों ने वो देखा होगा। मैं ये चीज एक्सपेक्ट करके चलता हूं। आपने साइंस लिया है तो आप लोगों को एवरग्रीन सीरीज देखनी ही है। इट्स अ सिंपल रूल। महाराष्ट्र के 3.5 मिलियन स्टूडेंट्स ने वो देखी है, सो आप कैसे रह सकते हो? ठीक है, चलिए। सो कंडीशंस क्या होती हैं? सो कंडीशंस हमारी कुछ इस प्रकार से होती हैं कि देखो, सबसे पहले पहले तो मेरे जो सोर्सेस होने चाहिए कोहेरेंट। सो कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। मैं आपको दो मोबाइल फोन्स दे देता हूं, दो सेम कंपनी के मोबाइल फोन्स दे देता हूं, दोनों में सेम वाईफाई कनेक्ट करके दे देता हूं, दोनों में सेम सॉन्ग आपको ओपन करके दे देता हूं, और मैं आपको बोलता हूं दोनों को ऐसे प्ले करो कि मुझे सुरीला लगे और वॉल्यूम ज्यादा आए, क्योंकि दो मोबाइल्स में से प्ले हो रहा है। मैं आपको बता दूं 10 में से 8 बार आप जब भी प्ले करोगे बेसुरा प्ले होगा, कान को मजा नहीं आने वाला है। ओके, क्योंकि जब भी आप लोग टैप करने का कोशिश करोगे दोनों मोबाइल फोन्स में, सो 0.001 मिली सेकेंड का भी अगर फर्क रहा, क्या कहा मैंने, 0.001 मिली सेकेंड का भी अगर फर्क रहा, बेसुरा हो जाएगा। ओके, तो कोहेरेंसी का मतलब क्या है? अगर दो लाइट सोर्सेस हम यूज कर रहे हैं और उनमें अगर थोड़ा सा भी ऐसा आगे पीछे चीजें नहीं, तो इट वुड नॉट प्रोड्यूस अ गुड पैटर्न। सो कोहेरेंसी का मतलब क्या है कि या तो पार्ट डिफरेंस जीरो रहे या तो पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट रहे बिटवीन द टू सोर्सेस ऑफ लाइट विच आई एम गोइंग टू यूज। चलिए, फर्दर मोर लाइट सोर्सेस मेरे मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं एक लाइट रेड कलर का है एक लाइट येलो कलर का है। आपको पता है वेवलेंथ अलग होती है तो रिफ्लेक्शन भी अलग होता है, उनका सारे फैक्टर्स बदल जाते हैं। सो लाइट का मोनोक्रोमेटिसिटी शुड बी मेंटेन। फर्दर मोर उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दो वेव्स जो मैंने कंसीडर की है उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो यहां पर होगा क्या, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना तो मुझे कभी डार्कनेस मिलेगा ही नहीं। सो देखने को क्रेस्ट के नीचे अगर ट्रफ आता है सो दैट इज रेफर्ड टू एज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बट यहां पर तो ऐसा होगा ही नहीं, आपको डार्कनेस मिलेगा ही नहीं। सो डार्कनेस आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि आपका इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छा है? तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है, उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, तभी ही दोनों वेव्स में जो आंसर आएगा जीरो आएगा, अदरवाइज हमेशा कुछ ना कुछ वेव आपको मिल ही जाएगी। चलिए, इसके अपार्ट में यहाँ पर जो सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स है वो आपका बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। सो अगर यहाँ पे स्लिट 1 है यहाँ पे स्लिट 2 है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है स्मॉल डी, और स्मॉल डी हमेशा आपका होना चाहिए मिलीमीटर्स में। वेयरएस दो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के बराबर। सो वो आपका बड़ा होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए यहां से बड़ा। ठीक है, चलिए, उसके बाद दोनों का पोलराइजेशन का सिचुएशन ये वही है, टू स्लिट शुड बी नैरो, मतलब मिलीमीटर के बीच का ही डिस्टेंस होना चाहिए। फर्दर मोर ये डिस्टेंस का बात नहीं है, टू स्लिट शुड बी नैरो, ऐसा नहीं स्लिट के जगह होल बना दिया है, होल नहीं चाहिए भाई, स्लिट चाहिए। स्लिट मतलब जैसे अभी मैंने अपना पूरा का पूरा हाथ यहाँ पर बंद कर दिया है, उसके बाद भी यहाँ पे आपको छोटी सी ओपनिंग दिखेगी। ओके, छोटी सी ही ओपनिंग दिखेगी, सो दैट इज बेसिकली रेफर्ड टू एज द स्लिट, उतना ही स्लिट का साइज होना चाहिए। फर्दर मोर इनका पोलराइजेशन सेम होना चाहिए। पता चला एक ट्रांसवर्स वेव लिया है, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव लिया है, एक अनपोलराइज लाइट लिया है, एक पोलराइज लाइट लिया है। सो ये सब हो जाती हैं आपकी यहाँ पर बेसिक सी पॉइंट्स। ठीक है,
फर्दर मोर कोहेरेंट सोर्सेस क्या हैं, हाउ दे आर प्रोड्यूस। तो कोहेरेंट सोर्स हमारे वही होते हैं विच एमिट्स द वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी आपका सेम होना चाहिए, और जैसे मैंने आपको कहा पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, सो कांस्टेंट फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। जब भी मैं उन दोनों को देखूं तो देयर शुड बी कांस्टेंट फेज डिफरेंस ओनली। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, तो मैं आपको वो बताता हूं, सीधा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस बताता हूं कि आप लोगों को किस प्रकार से एक कोहेरेंट सोर्सेस आपको मिलते हैं। चलिए, तो पहला प्रोसेस हमारा आ जाता है लॉयड्स मिरर का। सो लॉयड्स मिरर, एक साइंटिस्ट है लॉयड जिसने एक मिरर बनाया। सो ये है आपका पूरा का पूरा मिरर। मिरर का आपको पता है नीचे का सरफेस हमेशा पॉलिश होता है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था। सो नीचे का सरफेस क्या होता है, पूरा का पूरा यहाँ से पॉलिश्ड होता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है हमारा स्क्रीन हो जाती है। चलिए, अब सिचुएशन ऐसी है, लाइट मेरी निकल रही है यहाँ से। ओके, सो लाइट अगर मेरी यहां से निकल रही है, सो क्या होगा, वो हर जगह से जाके पहुंचेगी। क्या होगी, लाइट मेरी हर जगह से जाके पहुंचेगी। कहने का मेरे मतलब क्या है कि लाइट मेरी, कुछ लाइट डायरेक्टली जाके पहुंचेगी, चलो डायरेक्टली जाके पहुंचे, कुछ लाइट यहां से जाके पहुंचेगी, वाओ, कुछ लाइट क्या होगा, नीचे से जाके पहुंचेगी, तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, उसके बाद जाएगी, कुछ लाइट भी अगेन यहां से जाएगी। तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, कुछ लाइट मेरी डायरेक्टली जा रही है और कुछ लाइट मेरी नीचे से मिरर से रिफ्लेक्ट होने के यहां से बाद में पहुंचेगी उन्हीं पॉइंट्स पे। तो अगर यहां पर किसी को मैं खड़ा कर दूं, यहां पर क्या करूं, यहां पर किसी को मैं खड़ा कर दूं, सो खड़ा कर देने से यहां पर क्या होगा, एक ऐसे इंसान को खड़ा किया है जिसको फिजिक्स नहीं पता है, तो वो क्या बोलेगा, दो जगहों से लाइट आ रही है। वो बोलेगा एक लाइट ऊपर से आ रही है यहां से, और एक लाइट कहीं नीचे से आ रही है। ओके, जबकि नीचे में कोई भी रियल सोर्स था ही नहीं, नीचे तो मिरर से लाइट आ रही है, बट उसको ऐसा अपीयर होगा कि लाइट हमारी यहां से कहां से आ रही है। सो बेसिकली इन्हीं को कहते हैं हम दो वर्चुअल सोर्सेस। ओके, सो आइडियली सोर्स एक ही है, क्योंकि देखो अगर मुझे बोल रहा हूं मैं कि कांस्टेंट चाहिए फेज डिफरेंस, मुझे फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, तो मैं दो सोर्स यूज करूंगा तो उनके मैन्युफैक्चरिंग में कुछ तो डिफरेंस रहेगा। बट हमने एक ही सोर्स यहां पे यूज किया है एंड उसको दर्शाया ऐसे है कि वो दो सोर्सेस हैं। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा। उसी प्रकार से अगर मैं एक प्रिज्म ले लेता हूं, सो ये प्रिज्म मैं ऐसा कंसीडर करता हूं जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल है 178 डिग्री के बराबर। सो अब ये वाला एंगल अगर 178 डिग्री के बराबर है, सो ये वाला एंगल होगा 1 डिग्री के बराबर, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा यहां से 1 डिग्री के बराबर। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, राइट, ये तो कोई यहां पर बात ही नहीं हुई। बट अगेन क्या होगा यहां पर, ये है लेट अस अज्यूम मेरी स्क्रीन। ओके, सो ये क्या है, ये है मेरी यहां से स्क्रीन। तो यहां पे हमारा लॉजिक कैसा लगेगा, हमारा लॉजिक यहां पे इस प्रकार से लग जाएगा। चलिए, तो सिचुएशन हमारी ऐसे होगी कि समझो यहां पे मैंने यहां से लाइट भेजा, चलो, सो कुछ लाइट यहां से जाएगी, यहां जाके गिरेगी, कुछ लाइट यहां से जाएगी, बेंड होके यहां जाके गिरेगी। अब अगेन वहां पे अगर किसी इंसान को खड़ा कर दूंगा, वो इंसान क्या बोलेगा, इंसान बोलेगा सर मेरे आंख में उधर से रोशनी गया, मेरे आंख में यहां से रोशनी गया। सो इवेंचुअली उसको लगेगा कि लाइट कहीं यहां से आ रही थी और लाइट कहीं यहां से आ रही थी। सो असल में यहां पे वापस कैसा सिनेरियो हो गया, दो सोर्सेस हो गए S1 एंड S2, जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। ओके, सो एक्चुअल में वो है ही नहीं, एक्चुअल में तो एक ही सोर्स था, बट अपीयर ऐसा हो रहा है कि मेरे पास दो वर्चुअल सोर्सेस हैं। तो वर्चुअल वर्चुअल जो हम लोग सुनते हैं, वर्चुअल का मतलब ही ये है मायावी। ओके, कैसे हम बोलते हैं, माया के जाल में फंस गए हैं। स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में जाते हैं, बोलते हैं सर फंसा दिया है माया ने मुझे। ओके, सो दैट इज द बेसिक्स आपका फंडा। सो आप कोहेरेंसी दो एक्सपेरिमेंटल मेथड से यू कैन प्रोड्यूस। चलिए डिस्कस करते हैं द फाइनल डेरिवेशन फॉर द वेव ऑप्टिक्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन। चलिए, सो यंग्स नामक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया जिसको कहा जाता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, और जिसमें इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस उसने प्राप्त की। तो दिस इज अगेन अ 3 मार्क्स का क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया, डायफ्रैक्शन आप लिख ही नहीं सकते हो 3 मार्क्स का, क्योंकि डायफ्रैक्शन की डेरिवेशन आपकी मैथमेटिकल टाइप नहीं है।
अलग है, एनालिटिकल डेरिवेशन है, लिख के नहीं समझाई जा सकती है, बट इंटरफेरेंस की तो समझाई जा सकती है। ओके, एंड उसके आगे अगेन जो भी सारे टॉपिक्स हैं उनमें ज्यादा थ्योरी नहीं है, वो सब ऐसे ही दे दिया है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ही रैंडम, आधा इधर से आधा उधर से, एस चांद पब्लिकेशंस की किताब से कॉपी पेस्ट किया है, बट पूरा नहीं किया है। ओके, चलिए, एंड उनमें उनका गलती भी नहीं है। ओके, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। ओके, वो टॉपिक्स पूरे चैप्टर के बराबर हैं, तो उन्होंने थोड़ा एक टच देने का कोशिश किया। चलिए, सो कंसीडर करेंगे हम दो स्लिट है, ये है पहली स्लिट S1, ये है दूसरी स्लिट S2। ठीक है, दो स्लिट हम कंसीडर करेंगे और सामने हम कंसीडर करेंगे मेरे एक स्क्रीन है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रीन है। सो दो स्लिट है मेरे पास, स्लिट के सामने क्या है, स्क्रीन है। चलिए, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस होता है d के बराबर। बट मुझे एक सेंटर बनाना है, सो अगर मुझे एक सेंटर बनाना है, सो सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ से d/2 के बराबर। सो ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2, ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से d/2 के बराबर। चलिए, सो अभी सिचुएशन ऐसा है कि अगर मैं देखूं सेंटर पे मेरे, तो सेंटर पे क्या होगा, दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, सो दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस आपका सेम रहेगा। तो मुझे रिजल्ट कुछ ऐसे अलग नहीं मिलेगी, नॉर्मल रिजल्ट ही मुझे मिलेगी। मुझे क्या चाहिए, मुझे जनरल रिजल्ट चाहिए। ओके, जनरल, जहां पे कुछ फेज डिफरेंस रहे। कैसे मैंने रोटेशनल डायनामिक्स में भी कहा था कि अगर आप गंदे शेप्स के ऊपर डेरिवेशन कर सकते हो, तो आप एक सिमेट्रिक शेप के ऊपर तो कर ही सकते हो। तो यहां पर भी हमारा वही लॉजिक लग जाता है। तो हम लोग सेंटर वेंटर ये स्पेशल केस नहीं कंसीडर करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे यहां से ऊपर के तरफ एक पॉइंट पी। चलो, तो समझो ये स्कूल है, ये पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है। पहला स्टूडेंट स्कूल पहुंच रहा है कुछ ऐसे, दूसरा स्टूडेंट स्कूल पहुंच रहा है कुछ ऐसे। ऑब्वियसली बात है, दूसरे स्टूडेंट को स्कूल पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, बिकॉज वो ज्यादा डिस्टेंस पे है। वो कहां पर है, वो ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो उसको समय यहां से ज्यादा लगेगा। सो इवेंचुअली यहां पर होने वाला क्या है, इवेंचुअली यहां पर होने वाला ऐसे है, मुझे इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है। मुझे क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है। सो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम दोनों को यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। बिकॉज ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से क्या होता है, मुझे समझ रहा है कि यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस सेम है, बट ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला स्टूडेंट स्कूल ज्यादा पैदल चल के गया है, बिकॉज उसका घर थोड़ा सा ज्यादा नीचे था। तो ये असल में है मेरा पार्ट डिफरेंस। ओके, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद मुझे मिलता है, बट हम लोग इसको निकालेंगे यूजिंग S2P माइनस S1P से हम इसको निकालने का यहां से प्रयास करेंगे। चलिए, सो अभी हम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन हम कुछ इस प्रकार से करते हैं कि समझो ये डिस्टेंस है मेरा यहाँ से d/2 के बराबर, ये डिस्टेंस भी है यहाँ से मेरा d/2 के बराबर। यहाँ से लेके जो सेंटर तक का डिस्टेंस है, इसको बोल दे देते हैं हम y के बराबर। चलिए, सो अभी S2P, अगर मैं पूरा का पूरा ट्रेंगल कंसीडर करता हूं यहाँ पे S2P, सो S2P ट्रेंगल के अंदर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहता हूं, सो क्या हो जाएगा, S2P का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस जो कि है d के बराबर। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, d के बराबर, प्लस हो जाएगा ये बड़ा वाला डिस्टेंस। ये बड़ा वाला डिस्टेंस कितना है, y प्लस d/2 के बराबर है। सो हो जाएगा y प्लस d/2 का यहां से स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है कैपिटल D, यहां से सेंटर तक डिस्टेंस है y, यहां से डिस्टेंस है d/2। उसी प्रकार से अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं मैं छोटे ट्रेंगल में, सो ये है मेरा यहां से छोटा ट्रेंगल, सो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहां से मिल जाएगा वापस से S1P का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइड वापस से d के बराबर ही है, प्लस हो जाएगा, अब ये पूरा डिस्टेंस y है, बट मुझे यहां तक चाहिए, सो y माइनस d/2 का यहां से स्क्वायर। चलिए, तो इस पे लगा देंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर, वहां लगा देंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे, साइंस इन्वर्ट हो जाएंगी। आप लोग खुद से करके देखो, मजा आएगा। वीडियो को यहीं पे पॉज करो और खुद से करने का प्रयास करो, यू विल श्योरली एंजॉय। चलिए, सो ये हो जाएंगे टर्म्स हमारे यहां से बैक टू बैक कैंसिल।
चलिए सारे टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, मुझे बचेगा क्या, बचेगा मुझे यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ वाई डी के बराबर, और एलएचएस में है मेरे पास ये वाला टर्म। चलिए सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगेन मैं दो वेज में लिख सकता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी टाइम्स ऑफ यहां से ए प्लस बी के बराबर, और मुझे निकालना तो ये है ना, पार्ट डिफरेंस तो कभी भी माइनस वाला टर्म होता है। चलिए तो यहां से इसको ऐसा लिखूंगा, ये वाला टर्म मैं भेज दूंगा नीचे। अब यहां पर लगाते हैं हम एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन हमारा कुछ इस फॉर्मेट में रहता है, थोड़ा सा हम वो समझने का प्रयास करते हैं। अप्रोक्सीमेशन हमारा कैसा रहता है कि देखो ये डिस्टेंस है 1 मीटर, बरोबर, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है मेरा पूरा का पूरा 1 मीटर, और ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक मैं बना रहा हूं ये है मेरा 100 सेंटीमीटर के बराबर, और लेटस से ये जो S2P डिस्टेंस है वो है मेरा 102 सेंटीमीटर के बराबर। अब मुझे बताओ, एक जन को मैंने 100 रुपया दिया और एक स्टूडेंट को मैंने 102 रुपया दिया, जिसको 102 रुपया दिया है क्या वो घर पे बताएगा कि सर ने मुझे 2 रुपया ज्यादा दिया? उसको लगेगा सर ने कुछ ऐसे ही दे दिया रहेगा, उसको इंसल्ट लगेगा कि 2 रुपया कौन देता है मुझे, 100 तो दिया समझता है, गिफ्ट का 2 कौन देता है। तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो सिचुएशन जो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी तो 102 वाला भी बोलेगा वो 100 के बराबर ही है। सो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं, अप्रोक्सीमेशंस में हमको क्या मिलता है, इसको भी डी बोलते हैं, इसको भी डी बोलते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी के बराबर, 2 और 2 कैंसिल, सो ये हो जाता है मेरा पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस तो मेरा हो गया, बट आपको पता है दुनिया में दो चीजें चलती हैं। पहली चलती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो आपको पता है कंडीशन होती है एन लैम्डा, बरोबर, सुपरपोजिशन ऑफ वेव से। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो आपका कुछ ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, मैं एक शॉर्टकट बताता हूं। वैसे आपका जो ये फॉर्मूला है यही आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है, तो जिन लोगों को याद नहीं रहता है ना, आप लोग चुपचाप ये करना, सिमिलरली लिख के आंसर लिख देना, चलेगा। कटा भी तो कट कट के आधा कटेगा, बट अगर आप आधे में छोड़ के आए तो 1 मार्क कटेगी, सिंपल। तो यही आपका जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से फॉर्मूला आता है ना, यही आपका फाइनल फॉर्मूला है। चलिए, सो पार्ट डिफरेंस की जो कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो है एन लैम्डा। मुझे निकालना क्या है, निकालना है मुझे वाई। वाई मेरी फ्रिंज विड्थ है बेसिकली, तो बस y इज इक्वल टू दी एन लैम्डा डी बाई डी के बराबर। आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं बोल दूं n की वैल्यू 1 है तो मुझे फ्रिंज विड्थ यहां से मिल जाती है। जो लोगों ने मुझसे पढ़ा है साल भर, तो हम लोग यूजुअली x बोलते हैं कि x इज इक्वल टू दी लैम्डा डी बाई डी के बराबर। ओके, सो वही है ना लैम्डा डी बाई डी। डार्क के लिए कंडीशन हमारी ये वाली है, सो क्या होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, कैपिटल डी ऊपर स्मॉल डी नीचे। तो अब सिचुएशन कैसा है, हम लोगों को फ्रिंज विड्थ निकालनी है। फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए जैसे बीट्स में निकालना था, बीट्स में मुझे टाइम पीरियड निकालना था, तो मैंने दो लगातार वैक्सिंग वाली वैल्यूज को माइनस किया था। तो यहां पर भी मुझे पता है ब्राइट के बाद डार्क पॉइंट ही आने वाला है, तो चुपचाप इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे माइनस करते हैं तो यही आंसर हमको आ जाता है। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको हम x भी बोलते हैं यूजुअली, बट ठीक है, अभी आप बोर्ड्स का कर रहे हो, सो लैम्डा डी बाई डी आपको फ्रिंज विड्थ यहां से मिल जाता है, ठीक है। सो देयर गोज द वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशंस इन फिजिक्स, जिसमें आप एक्चुअली आपका 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगता है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं ये छोटा मोटा एक आधा टॉपिक। इसमें लिटरली कुछ भी नहीं है, ना मैं ज्यादा बताने वाला हूं आपको, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली दिया ही नहीं गया है। डायफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन। सो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल बोलते हैं यूजुअली हम, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन। एरीज डिस्क, अब एरीज डिस्क क्या है, हम लोगों को इंटरफेरेंस में हमेशा सीधे पैटर्न्स नहीं मिलते हैं। हम लोगों का 11th-12th के सफर में जो इंटरफेरेंस है उसमें हम लोगों को कुछ इस प्रकार से बैंड्स देखने को मिलती हैं, बट यूजुअली हमको इंजीनियरिंग में न्यूटन रिंग्स हैं, तो हमको इंटरफेरेंस से ही रिंग का पैटर्न देखने को मिलता है। सो एरी डिस्क क्या है, इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट्स टू बी व्यूड आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। So the diffraction pattern of such objects consists of a central bright disk surrounded by concentric rings। तो हमको circular pattern यहां से मिलता है।
जैसे कुछ देर हम पहले हमने देखा कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट एक स्फेरिकल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसका वेव फ्रंट भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का स्फेरिकल बनेगा, बिकॉज पॉइंट ही एक सर्कल के तरह होता है। मतलब पॉइंट शेप कोई, जैसे बोलते हैं कैट फैमिली, राइट, टाइगर भी कैट फैमिली का है, बिल्ली भी कैट फैमिली के, तो उसी प्रकार से पॉइंट का ही फैमिली एक सर्कल है, राइट। तो यहाँ पर भी वही है कि ऑब्जेक्ट्स हमारे अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, तो उनका जो डायफ्रेक्शन का पैटर्न, या मैंने जैसे बताया इंजीनियरिंग में इंटरफेरेंस में हमको सर्कुलर मिलता है, तो आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट है तो आपको जो फ्रिंजेस मिलेंगी वो भी आपको बैंड्स नहीं मिलेंगी 11th-12th के तरह, वो आपको सर्कुलर ही मिलेंगी। चलिए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। आइडियली रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग टेलीविजन खरीदने जाते हैं, सो हम लोग देखते हैं कि टेलीविजन खरीदने हम गए हैं, सो हमारा टेलीविजन खरीदने जाते हैं 4K टीवी, 2K टीवी, तो जितना ज्यादा हम क्लैरिटी से देख पाए उसी को कहा जाता है रिजॉल्विंग पावर। बट यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर अपने को मैथमेटिकल है, सो रिजॉल्विंग पावर का आपका फॉर्मूला हो जाता है 1/d थीटा के बराबर। ओके, सो मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ पर ज्यादा चलता है, बिकॉज इंग्लिश के डेफिनेशन में ना सब लोग अपना अपना डेफिनेशन देके आ जाएंगे। सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज देन डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ लीस्ट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स दैट आर जस्ट रिजॉल्व्ड। ओके, चलिए, सो यही हो जाता है आपका बेसिक सा फंडा। एंड ये स्लाइड मैंने जस्ट रख दी है यहाँ पर, इसको मैं इतना ज्यादा बताऊंगा नहीं, बिकॉज इसमें कुछ नहीं है। आपको मैं रिले क्राइटेरिया एक बार बता देता हूँ, रिले क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, फिर मैं आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ। सी, रिले क्राइटेरिया क्या है? रिले क्राइटेरिया एक्चुअली आपका टेलीस्कोप, आपका माइक्रोस्कोप किस क्राइटेरिया पे बनता है, वो क्राइटेरिया है। ओके, सो रिले क्राइटेरिया का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, 3 मार्क्स जितना आप लिख ही नहीं सकते हो। सो जब भी संसार में मुझे ऑब्जेक्ट्स देखने होते हैं, सो 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी हो जाती है नॉट रिजॉल्व, कि मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी हो जाती है वेल रिजॉल्व, कि मुझे सैटर्न तो दिख गया और सैटर्न की रिंग भी दिख गई, बट वहां पर जो किसी ने सैटेलाइट भेजा है वो भी मुझे दिख रहा है कि उसमें येलो कलर जल रहा है। सो अगर आपको टेलीस्कोप से ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, सो नॉट रिजॉल्व मजा नहीं आता है। वेल रिजॉल्व पॉसिबल ही नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो जुपिटर मैंने 8K में देखा, वो देखो जुपिटर के 62 मून्स, नहीं, आपको 4 मून ही दिखते हैं अर्थ से। तो बेसिकली उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, उसके पीछे का लॉजिक होता है दे आर जस्ट रिजॉल्व। ओके, तो हमारे सिलेबस में ये जो माइक्रोस्कोप है, जो भी है, उसका जो बेस क्राइटेरिया है, वो बेस क्राइटेरिया यही है कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व। ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स हमारे जस्ट रिजॉल्व ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, चलिए, सो दैट इज द यहाँ पर बेसिक सा फंडा। तो इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये हो जाती है कि 2 ऑब्जेक्ट्स मुझे रिजॉल्व करने हैं। सो जो 2 ऑब्जेक्ट्स मुझे रिजॉल्व करने हैं, हम लोग कहते हैं फर्स्ट का मिनिमा सेकंड के मैक्सिमा पे फॉल होता है, या मैं उल्टा कहूं, फर्स्ट का मैक्सिमा सेकंड के मिनिमा पे फॉल होता है। क्या होता है? फर्स्ट का मैक्सिमा सेकंड के मिनिमा पे फॉल होता है, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक सा फंडा। इसको इंग्लिश में बोलना है, सो द मैक्सिमा ऑफ द फर्स्ट फॉल्स ऑन द मिनिमा ऑफ द सेकेंड, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको रिले क्राइटेरिया चलते फिरते यहां पर बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये जो थोड़ा सा एक स्लाइड है इसको देखते हैं। सो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है? देखो ये सब चीजें आती हैं आपके डायफ्रेक्शन से, मैं समझा रहा हूं आपको। डायफ्रेक्शन क्या होता है? डायफ्रेक्शन होता है a sin of थीटा इज इक्वल टू d n लैम्डा। बट यूजुअली ये जो हम करते हैं ना, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसमें हमारे एंगल्स छोटे ही रहते हैं। सो यहां से हो जाता है a थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। फर्दर मोर हम लोग जो इमेजेस देखते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से, वो फर्स्ट ऑर्डर ही देखते हैं, ऐसा नहीं कि सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। सो n का वैल्यू भी 1 हो जाता है। तो दोस्तों जो आपका डायफ्रेक्शन का फॉर्मूला है ना, एक्चुअल में आपका वही फॉर्मूला है यहाँ पर। ओके, देखो वही है, एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है। और डायफ्रेक्शन में भी जब हम लोगों को लीनियर विड्थ निकालनी होती है, ये डायफ्रेक्शन के फॉर्मूलाज ही हैं आपके। सो डायफ्रेक्शन में भी जब हम लोगों को लीनियर विड्थ निकालनी होती है, सो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कैपिटल D से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल D से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यही फॉर्मूला हो जाते हैं हमारे लैम्डा D/A के बराबर। क्या हो जाते हैं? लैम्डा D/A के बराबर।
ओके तो देखो फॉर्मूलास याद करना तो बड़ा खेल नहीं है। आप मेरे पास आए हो सो एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो मैं बैठा हूं आपके लिए हमेशा उसमें तो कोई टॉपिक में सेक्रीफाइस नहीं होता है, ठीक है। तो वही है, कंसीडर सम टू सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सो सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्मूला बदल जाती है, ठीक है, सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस। As per the Rayleigh's criteria, the first minimum of the diffraction pattern of one should coincide with the central maximum of the other. पहले का मिनिमा दूसरे के मैक्सिमा से यहां पे कोइंसाइड होगा। सीधा फॉर्मूला दे दिया है डायरेक्ट कि ये उसका फॉर्मूला होता है। ओके चलिए सीधा फॉर्मूला दे दिया। ओके बस वही है, देखो घुमा फिरा के वही लिखना है आपको। वही देखो इंग्लिश में कुछ वैल्यू ही नहीं है, वही चीजें लिखा है कि इसको ही बोलते हैं हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ओके और फिर वही लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की अगर लीनियर विड्थ निकालनी है हमको, ओके फिर वो लीनियर विड्थ के लिए बोल दिया है एट अ डिस्टेंस थी। तो मैंने कहा ये सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके सो यू कैन नॉट राइट दीज क्वेश्चंस, जितना है बस उतना मैंने आपको बता दिया। डायफ्रैक्शन का फॉर्मूलाज डाल देना, अपने लैंग्वेज में इसको लिखते जाना। चलिए उसके बाद दो चीजें फेमस डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में फर्क क्या होता है। सो इंटरफेरेंस में आपका फर्क ऐसा होता है कि इंटरफेरेंस प्रोड्यूसेस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स एमिटेड फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेस। डायफ्रैक्शन में क्या है, डायफ्रैक्शन फ्रॉम डिफरेंट पैटर्न प्रोड्यूसेस ड्यू टू वेव्स। सो दिस इज समथिंग रॉन्ग, ये तो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पर। सो मैं बताता हूं आपको इंटरफेरेंस में क्या होता है। इंटरफेरेंस में हमारे दो स्लिट होते हैं। ओके डायफ्रैक्शन में क्या होता है, डायफ्रैक्शन में हमारा एक स्लिट होता है। चलिए इंटरफेरेंस में क्या है, इंटरफेरेंस में हमारी दो वेव्स जैसे उन्होंने कहा है सुपरपोजिशन होती हैं एंड देन रिजल्ट आता है। डायफ्रैक्शन में क्या होता है, डायफ्रैक्शन में हमारा ऑब्स्टेकल के अक्रॉस बेंडिंग होता है। सो आप लिख सकते हो डायफ्रैक्शन का डेफिनेशन, डायफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द लाइट बेंड्स ओवर एन ऑब्स्टेकल। ओके तो वो ऑब्स्टेकल इधर एक स्लिट ही होती है, ऐसा होता है। चलिए ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, आपके सारे फ्रिंजेस का इंटेंसिटी सेम होता है। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ द सेम इंटेंसिटी, यहां पर इंटेंसिटी आपका घटते जाता है ऑर्डर के हिसाब से। सेंट्रल ब्राइट सबसे ज्यादा इंटेंस, उसके बाद वाला कम इंटेंस, उसके बाद वाला और कम इंटेंस। एंड इस वे में आगे की भी आप रीड कर सकते हो, नॉट एट ऑल अ बिग डील, ठीक है। तो वही है, विथ आपका सबका सेम होता है, इधर सेंट्रल बैंड का विथ डबल होता है। ओके विथ सेम है, विथ वेरिंग है, ठीक है। सो यही है आपका, बाकी तो इसमें कुछ भी खास है सच नहीं। चलिए फटाफट से नजर घुमाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। आया है पिछले साल 2025 में ब्रूस्टर्स लॉ हो गया, आया है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, बट अगेन वो 2 मार्क्स के लिए ही आया है। बाकी तो आपको सीधा यहां से सम पूछा गया है। तो सम को, ये वाला सम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो हमारा जो बोर्ड एग्जाम न्यूमेरिकल का सीरीज है हम इसको उसमें ही कवर करेंगे। जो बोर्ड एग्जाम न्यूमेरिकल की सीरीज है, न्यूमेरिकल को हम उसमें ही कवर करेंगे, ठीक है। चलिए उसमें ही हम कवर करेंगे, बिकॉज ऐसे नहीं समझेगा। स्टेट एनी वन मेथड ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सो पोलराइजेशन का यहाँ पर क्या लिखना है, हम लोगों को डायरेक्टली मेथड लिखना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि मेथड लिखना है मतलब क्या। टेक्स्ट बुक में आपको दो प्रकार के पोलराइजेशन दिए गए हैं, एक है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, एक है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ओके सो पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग अगर आपने नोट किया हो, मैं इधर लेकर आया हूं स्लाइड्स में। ओके पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, ओके तो हम लोग इधर पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ही बोलते हैं। ओके देखो मैं लाया हूं, तो आपका पोलराइजेशन भी दो प्रकार से होता है, एक रिफ्लेक्शन से होता है, एक स्कैटरिंग से होता है। और रिफ्लेक्शन से हमको पता है ब्रूस्टर्स लॉ। सो बेसिकली 2 बार आपसे ब्रूस्टर्स लॉ ही पूछा है इनडायरेक्टली। चलिए उसके बाद टेलीस्कोप का सम, अगेन इसको हम न्यूमेरिकल सीरीज में करेंगे। दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैंने उसी वीडियो में कवर किए हैं, राइट हमारा 7th चैप्टर है, पिछले 6 चैप्टर के मैंने वहीं कवर किए हैं, इसका नहीं कर रहा हूं कवर, सो कुछ ना कुछ रीजन होगा, ठीक है। एंड अगेन डिराइव द फॉर्मूला फॉर द ब्रूस्टर्स एंगल। सो आपका 3 तो ब्रूस्टर्स लॉ ही आया, ये भी वही है, ये भी वही है, और पीछे भी हमारा यहाँ पर वही है। Which one of the following phenomenon proves that light is a transverse wave? So polarization आपका phenomenon है, because polarization में हम लोग इलेक्ट्रिकल पार्ट का यूज करते हैं। सिर्फ किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट का। तो वो हम वही करते हैं कि एक वेव को हम यहां से अलग करते हैं, ठीक है। चलिए
स्टेट द कंडीशंस फॉर द स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। सो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशंस बतानी है। 10 कंडीशन हमने देखी, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, स्मॉल डी का वैल्यू छोटा, कैपिटल डी का वैल्यू बड़ा, और सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में होनी चाहिए। चलिए, व्हाट आर द फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन एंड द फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, आइए समझने का इसको प्रयास करते। फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर बड़ा लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, यहां से बड़ा लिख रहा हूं। सो फ्रॉनहोफर बड़ा, और फ्रेस्नेल क्या है, फ्रेस्नेल यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा है। ओके चलिए, वैसे स्क्रीन पे फ्रॉनहोफर एंड फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन का अभी आपको एक फोटोग्राफ दिख जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज्यादा आसान है। बट यहां पर अभी फ्रॉनहोफर बड़ा, फ्रॉनहोफर बड़ा मतलब जब जब डिस्टेंसेस ज्यादा हैं, ओके सो हम यूज करते हैं फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन मेथड, एंड जब जब डिस्टेंसेस हमारे कम होते हैं सो हम यूज करते हैं फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन मेथड। सो डिस्टेंस ज्यादा है, सो कॉन्वेक्स लेंस का मुझे यूज कराना पड़ेगा। सो फ्रॉनहोफर की पहली पॉइंट क्या हो जाती है, डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। सेकंड पॉइंट क्या हो जाती है, बिकॉज डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, एंड जब जब कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है तो यूजुअली मैथमेटिक्स इजी होती है। इस वजह से जो हमारे सिलेबस में है वो फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन ही है, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। चौथी पॉइंट, अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट है सो जो वेवफ्रंट यूज होगा वो वेवफ्रंट यूज होगा हमारा प्लेन वेवफ्रंट। वेवफ्रंट कौन सा यूज होगा, हमारा प्लेन वेवफ्रंट। एंड फ्रेस्नेल में सारी चीजें ऑपोजिट, फ्रेस्नेल में आपका यूज होगा सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट या स्फेरिकल वेवफ्रंट। फ्रेस्नेल में आपकी मैथमेटिक्स हार्ड हो जाती है, फ्रेस्नेल में कोई भी कॉन्वेक्स लेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए समाप्त करते हैं आज के वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर को यहीं पे। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने पहले एवरग्रीन सीरीज हमारी देखी होगी, उसका हमारा टारगेट है 5 मिलियन व्यूज पहुंचाना, महाराष्ट्र के मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स पे क्वालिटी लेक्चर्स देना, क्वालिटी। ओके लेक्चर्स हर जगह हैं, उसका कोई बात ही नहीं है, बट क्वालिटी होना चाहिए। ओके तभी फिजिक्स सब्जेक्ट सब लोगों के नफरत के विजन से निकलेगा, अदरवाइज हेट्रेडनेस ही है पूरे सब्जेक्ट के। जितनी ज्यादा वीडियोस उतना ज्यादा हेट्रेडनेस है। ओके सो कम लेक्चर्स बट टू द पॉइंट लेक्चर्स, तो वही मेरा एम रहता है हमेशा। ओके एंड एवरग्रीन सीरीज का इंटेंशन वही था, लव क्रिएट करना। अभी ये सीरीज का इंटेंशन है बोर्ड एग्जाम्स की मार्क्स को एस करना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा और एक्टिव यूट्यूब पर रह पाऊं। मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लगता है, दैट इज माई प्रॉब्लम। हर इंसान के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सो मेरा कॉन्स यही है, मुझे जब फील होता है कि रियली स्टूडेंट्स क्रेव कर रहे हैं, उनको नीड है, तब मुझे डिजायर आता है कि चलो लेट्स प्रोड्यूस सम क्वालिटी कंटेंट वंस अगेन। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।